सभी सहभागी साथियों को जिंदाबाद। आज के जितने भी सहभाग हुए सभी साथियों को जिंदाबाद के साथ अध्यक्षता करने वाले जगदीश दादा हैं और उनको हमारा जिंदाबाद। आज एनएपीएम की ओर से हम तो बोलेंगे राष्ट्रीय अभियान महाराष्ट्र एल्गार की तरफ से आज के शहरी असुरक्षित गरीब श्रमिक और शहर नियोजन आज की स्थिति लॉकडाउन के पहले की स्थिति को सुनेंगे। क्या लोगों ने पाया है और क्या खोया है, आप क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं, बदलते कानून व्यवस्था से शहरी गरीबों की बढ़ती समस्याओं की गिनती ज्यादा होती जा रही है, जिसमें घरेलू कामगार हैं, विधवा महिलाएं हैं, फेरी वाले हैं और टपरी वाले हैं और सफाई कॉन्ट्रैक्ट कामगार हैं, कचरा बेचक के लोग हैं, गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, नाका कामगार हैं, बांधकाम कामगार हैं और उसके बाद असुरक्षित बस्तियों में सुविधाओं से जूझने वाले लोग आज भी किन किन बस्तियों में कैसे कैसे सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सब कुछ होने के बाद, कानून होने के बाद, जियो होने के बाद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ऐसे लोगों को सुनेंगे। और खाद्यीकरण होते हुए कंपनियों से जूझते हुए लोगों की हालात कैसी है और छूटती हुई रोजगार हमारी कैसी समस्याएं पैदा कर रही हैं, लॉकडाउन की वजह से क्या क्या समस्या आ रही हैं और स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। इन सभी विषयों के ऊपर हम आज बहुत सारे शहरी गरीबों की बात और शहर में रहने वाले और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोगों के जुबानी सुनेंगे और वो जिस तरीके से आंदोलनों को खड़ा करके अपने अधिकार को लेने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं। लेकिन बढ़ते लॉकडाउन ने उन लोगों से क्या क्या छीना है और क्या परिस्थितियां आज उनकी बस्तियों में है और किस तरीके से उन लोगों ने परिस्थितियों को झेल कर आज भी खड़े हुए हैं। रोजगार गया है, खाने के लिए खाने का व्यवस्था नहीं है, ढंग से राशन नहीं मिलता है, पानी की व्यवस्था बस्तियों में नहीं है, वहां पे पानी बिकट लेना पड़ता है, पानी की चोरी होती है, पानी का ब्लैक होता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और मोहल्ला कमेटियां नहीं है जहां से जिनको अगर डेवलप भी करना चाहे तो मोहल्ला कमेटियां बनने नहीं देते हैं, अगर बनते भी हैं तो वहां पे रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मोहल्ला कमेटियों के साथ में मिलकर किस तरीके से बस्तियों का डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में भी आज हम सुनेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो अध्यक्ष जगदीश दादा हैं वो कुछ विषयों पे नजर डालेंगे और आगे की रणनीति को बताएंगे। और मैं शुरू करती हूँ अभी। हम सबसे पहले घरेलू कामगारों के विषयों के ऊपर सुनेंगे। मी कांताबाई उत्तमराव मडाने, राहणार इंदिरानगर, जातोडी नंबर 2, रेल्वे लाईन जवळ राहते. आणि माझे आता 25 वर्षापासून मी बंगल्यावर कामं करते. आणि तेव्हा माझी मुलं लहान लहान होते आणि मग या कामातूनच लेकरांना थोडंसं म्हणजे शिकवलं आणि कामाच्या भरोशावर पोरीबारीचे लग्न झाले. तर आता आम्ही घरामध्ये 4 लोक असतो. 2 मुलं आहेत ना, आम्ही 2 जण आहोत. आणि आता म्हणजे कामं काही आपल्याला पहिल्यासारखे होत नाही आणि बंगलेवाल्याला आपण जसं पगार वाढवा म्हटलं तर पगार वाढवत नाहीत, पण कामं वाढवून देतात आपल्याला. तर अगर जोऱ्यानं आपण त्यांच्यासंग काही बहस केली, काही केलं तर मग सोडून देतात आपल्याला. तर मग कामं आपले कमी होऊन जाते. तर मग आपले तेवढेच म्हणजे पैसे कमी येतात महिन्याचे. तर खूप परेशान्या झेलावं लागते. आणि कधी दुखसुख झालं, काही झालं तर आपण जरी का मालकीनला सुट्टी मागितली तर त्यामध्ये तू जरी का जास्त सुट्ट्या केल्या तर आम्ही दुसरी बाई पाहतो, तो एक भेव राहते. तर मग आम्ही वेळेवर आणली एखादी क्रोशन वगैरे काही खाल्ली तर चाललं का, काम नाही सुटल्या पाहिजे हे मनामध्ये भीती असते. आणि कामावर असताना मालकीनी बाया म्हणजे पैसे कमी देतात, काम जास्त काढतात आणि म्हणजे चांगला म्हणजे आपल्याला म्हणजे मानानं बोलणं नसते त्यांचं वालं. म्हणजे ते आपले कमी दर्जातले पाहिल्या जाते त्यांचं वालं, म्हणजे नजरिया त्याचीवाली. आणि दुसरी गोष्ट की जास्त कोणी वयाच्या बाया करून करून झाल्या तर त्यांना म्हणजे मग त्या कामावून काढून टाकतात, जवान बाया ठेवते. मग त्यांना पोरं बाळ बी त्यांचे हातमजुरीवाले असते आणि माणूस बी थकला असते, बाई बी थकली असते, जवळ काही पैसा नाही राहत. ह्या पिरियडमध्ये मग बायांचे म्हणजे खूप वांदे होतात 50-60च्या बाद. तर सरकारला आम्ही विदर्भ मोलकरी संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही कैदा आम्ही मोर्चे धरणे काढले, आम्ही धडक मोर्चे दिले, रेल्वे रोको आंदोलन केलं,
पण तरी सरकारने आमच्यासाठी म्हणजे काहीच म्हणजे आमचा हे नाही, वाटा नाही आणला आमच्यासमोर. तर याबद्दल म्हणजे आम्हाला खूप म्हणजे नाराजी आहे. आज नागपूर शहरामध्ये कमीत कमी 2-3 लाख बाया बंगल्यावर कामं करते आणि सगळ्यांची परिस्थिती अशी म्हणजे खूप हालवली असते. काही बाया किरायानं असतात, कोणाचे आहे स्वतःचे छोटे छोटे झोपडे, पण तरी पण आज लाईट बिल इतकं महाग वाढवून दिलं, पाण्याचं बिल वाढवून दिलं. माझं नाव प्रतिमा गोडघाटे आहे. मी गेल्या 8-9 वर्ष झाले कामाला जात आहे. मी सायकलनं जाते आणि मी कम से कम 8 ते 9 घरी काम करते. पण त्याचा मोबदला काही मला भरपूर काही असा मिळत नाही. मला असं वाटते की कम से कम 700 तरी रुपये एका कामाचा भेटायला पाहिजे, पण तो काही मिळत नाही. आणि दिवाळीचं बोनस म्हटलं तरी बाह्या त्या पण काही देत नाहीत. कधी कोणी देतात, कोणी नाही देत. असं आमची इच्छा आहे की आम्हाला जरी आम्ही एका घरी 200 रुपये या 500 रुपयांनी काम करत असेल तर त्यानं पूर्ण तरी पेमेंट आम्हाला बोनस म्हणून द्यायला पाहिजे, पण त्या काही देत नाहीत असं आम्हाला. आम्ही आमची परिस्थिती ह्या लॉकडाऊनमुळे खूपच गंभीर झालेली होती, त्यामुळे पण आम्ही खूप हे झालेलं आहो. पण आम्हाला तसे काही कामं मिळत नाही. आणि मी तर मला घरकाम करतेच, मी करत आहे. पण मला घर पण चालवावं लागतं. त्याच पैशामध्ये मला घर आहे, पोरींचं शिक्षण आहे, मला ते काम करावं लागते. म्हणून मला असं वाटते की मला कमसे कम जे रेट आहे त्या रेटनं तरी काम मिळायला पाहिजे बा, अशी माझी इच्छा आहे. लॉकडाऊनच्यामुळे आम्ही खूपच परेशान झालेलो होतो, त्यामुळे त्यावेळेस सुद्धा आम्हाला कोणीच अशी म्हणजे कामवाल्यांनी कोणी अशी मदत नाही केली. कोणत्याच कामवाल्या अशा म्हणत नाही होत्या की बा 1 महिन्याचा जास्त पेमेंट घ्या की का, असं काहीच म्हटलं नाही कोणी. आम्ही त्याच्यात ॲडजस्ट केलं. कामचे रेट कमी, काम जास्त घेतात आमच्याकडून. कोणी असं कोणत्या गोष्टीला विचारत नाही, काही नाही. वर्षातून म्हणतात साडी दिली पाहिजे असं, पण ते पण काही मिळत नाही. देतो म्हणतात बा, फक्त आश्वासन देते, त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही मिळत आम्हाला. असं आहे हे रुटीन चालते. आणि माझ्या घरी पण मला कसं, माझ्या घरचे पण काही खूप असे हे नाही आहेत, ते पण हातमजुरीवालेच आहेत. तर मग दोघांच्या याच्यानुसार आम्हाला लेकरांचं मेंटेनन्स करावं लागते. लेकराचं शिक्षण आहे, 2 मुली आहे मला. 2 मुलं म्हणजे कामवाल्याने कोणी अशी मदत नाही केली. कोणत्याच कामवाल्या अशा म्हणत नाही होत्या की बा 1 महिन्याचा जास्त पेमेंट घ्या की का, असं काहीच म्हटलं नाही कोणी. आम्ही त्याच्यात ॲडजस्ट केलं. कामचे रेट कमी, काम जास्त घेतात आमच्याकडून. कोणी असं कोणत्या गोष्टीला विचारत नाही, काही नाही. वर्षातून म्हणतात साडी दिली पाहिजे असं, पण ते पण काही मिळत नाही. देतो म्हणतात बा, फक्त आश्वासन देते, त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही मिळत आम्हाला. असं आहे हे रुटीन चालते. आणि माझ्या घरी पण मला कसं, माझ्या घरचे पण काही खूप असे हे नाही आहेत, ते पण हातमजुरीवालेच आहेत. तर मग दोघांच्या याच्यानुसार आम्हाला लेकरांचं मेंटेनन्स करावं लागते. लेकराचं शिक्षण आहे, 2 मुली आहे मला. 2 मुलींचं शिक्षण करावं लागते. त्याच्यामध्ये आम्हाला कमसे कम असं मला तरी वाटते की माझा पेमेंट मला म्हणजे माझे कामं जे आहे 8-9 घरचे, तर त्यातल्या त्यात माझ्या 2 लेकरांचं आणि माझं थोडं बहुत घरातलं तरी झालं पाहिजे बा, अशी माझी इच्छा आहे. ये नागपुर से 2 महिलाएं थी जो घर काम के बारे में बता रही थी। ये सिर्फ नागपुर का समस्या नहीं है, इस देश के हर जगह के जो मोलकरनी जो घर काम कर रहे हैं, उन सारी महिलाओं की दिक्कतें वैसी है। कोविड ने तो उन लोगों को और ही बेदखल कर दिया। पहले तो कम पगार में काम करते थे और जो भी मिलता था उसमें काम करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से इनको जो भी मिलता है वो काम करनी पड़ती है, साफ सफाई का। लेकिन कोविड ने इतना बुरी तरीके से इन लोगों के लिए समस्याएं खड़ा कर दी कि जनधन जो खाते थे वो गरीब लोगों के लिए थे ही। लेकिन वो दिक्कतें ये थी कि ये जो मोलकरनी वाले लोग हैं, इन लोगों का खाते में जो पैसा ही नहीं था, तो खाता बंद होने की वजह से जो जनधन योजना का 3 महीने का जो 500-500 रुपए सरकार ने डाला था, वो भी उन लोगों को नहीं मिला। उसका भी सुविधा उन लोगों को नहीं मिला, वो भी पैसा सरकार ने रिटर्न ले लिया, उनके खाते बंद होने की वजह से। और साथ ही साथ लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मोलकर्नियों को काम पे से निकाल दिया गया। और ज़्यादा बोलेंगे तो 90% से ज़्यादा लोग मोलकरनी घर पे ही बैठे हुए थे। बहुत कम ऐसे थे जो काम पे जा रहे थे, जो काम कर रहे थे। इन लोगों की समस्याएँ सिर्फ़ पगार कम होने तक नहीं है, इनका छल भी बहुत हुआ है इनके मेहनत के साथ में। इनसे ज़्यादा काम तो करवा के लेते हैं और साथ ही साथ पगार भी कम देते हैं, और ज़्यादा उनको बोलने के लिए कोई कानून-कायदा, यूनियन वगैरह जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन लोगों के लिए सरकार ने ना पेंशन का रास्ता छोड़ा है और ना ही कोई और योजना का।
सिर्फ बोलते हैं कि मोलकरनियों के लिए फॉर्म भरेंगे तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शहरों में खास बोलकर। और हमने ये देखा है क्योंकि हमने इसके ऊपर काम किया है, तो बहुत सारा संघर्ष होने के बाद भी उनको हम कोई सही ढंग से हम न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि ना ही उनको पगार सरकार ने चालू किया अलग से, ना ही उनके बच्चों के लिए सुविधा चालू की है, ना ही उनके लिए कोई पेंशन है। तो मैं अभी हमारी जो हैदराबाद से मीरा बहन है, मैं एनएपीएम से हैं वो, और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बोले और थोड़े से मीरा बहन। जिंदाबाद साथी जमीला। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आ रही है। और महाराष्ट्र के सभी एनएपीएम के अलग अलग संगठनों, जन संगठनों के प्रतिनिधियों को, संघर्षशील साथियों को, आप सभी को जिंदाबाद। ये बहुत अच्छी पहल है कि महाराष्ट्र के साथियों ने लगभग 6 दिनों का पूरा एक श्रृंखला सोचा है, 17 तारीख से 22 तक, और हर रोज कुछ ठोस विषयों पर, जैसे आज आप पूरा शहरी क्षेत्र में जो श्रमिक वर्ग के ऊपर जो शोषण हो रहा है, उनके मेहनत का शोषण, और खास करके पूरे लॉकडाउन में जो परिस्थिति है उसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, और विकास के नाम पर कैसे जो सही में विकास को कंट्रीब्यूट करते हैं देश का, उनकी मेहनत की कैसे लूट होती है, खास करके वो हम शहरी क्षेत्रों में तो बहुत ही देखने को मिलता है। तो वो निश्चित रूप से, जैसे हमने अभी 2 साथियों से, डोमेस्टिक वर्कर साथियों से हमने सुना है और साथियों से भी सुनेंगे, मगर जैसे मैं सुन रही थी वो दोनों ताई जो बात कर रही थी, ये स्थिति लगभग हर शहर में, हर स्टेट में अलग अलग प्रकार से, जैसे जहाँ से हम आते हैं हैदराबाद में, वहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन का भी काफी काम है। तो बिल्कुल इसी प्रकार के मुद्दे, और ओवरऑल लॉकडाउन का ही अगर हम देखें तो हर वर्ग पर, जो दीदी यहाँ पर बोल रही थी, वो तो हर एक वर्ग पर जो वर्किंग क्लास कम्युनिटी के हैं, वो हॉकर्स है, छोटे छोटे धंधे करने वाले, बहुत सारे ऐसे अलग अलग काम करने वाले साथी है, घरेलू कामगार है, मतलब हर सेक्टर पर इसका बहुत ही एक तीव्र इम्पैक्ट हुआ है। मतलब पहले से ही काफी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की जो एक स्थिति है ये इस प्रकार से खराब होती जा रही है सरकार का पूरा रवैये के कारण, और अभी तो लॉकडाउन का एक पूरा एक मौका और परिस्थिति भी बन गया है, जिसके कारण और ही मतलब दुखद और बहुत दुविधाएं बढ़ गई है। जबकि सरकार का अभी का जो जिम्मेदारी है कि लोगों को इस परिस्थिति में, वो भले बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं 20 लाख करोड़ पैकेज वगैरह का, मगर जमीनी स्तर पर जो देखा जाए तो ठोस रूप से जो लोगों के हाथ में कैश नहीं होना, वहां से लेकर हर एक एंगल से अपन देखें तो मतलब बहुत ही एक गंभीर आर्थिक संकट और आजीविका का जो पूरा संकट है वो पूरे देश में फैला हुआ है। वो हम सब साथी जो माइग्रेंट वर्कर्स के पूरा उन महीनों में, अप्रैल मई के महीनों के दौरान बॉम्बे और महाराष्ट्र के साथी भी बहुत सक्रिय रूप से उस पूरे काम में लगे हुए थे। तो देखा कि तब भी कैसे, मतलब वो बहुत सामने, तब नजर के सामने आ गई, तो देश देख रहा था ना अपने टीवी पर और अपने बालकनी से। मगर ये तो मतलब कितने लंबे समय से माइग्रेंट वर्कर्स का जो मतलब हमारे शहरों को बनाते हैं और हमारे पूरे देश के निर्माता है एक प्रकार से, इन अलग अलग राज्यों से आने वाले वर्कर्स को, जिन्हें हम माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं, उनको कानून होने के बावजूद, वो माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट हो या फिर 2008 का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एक्ट, इसके बावजूद उनको नजरअंदाज किया है सरकारों ने। और अभी का जो सरकार है, सबसे ज्यादा मतलब जैसे लेबर कोड्स का पूरा इतने सालों से श्रमिकों के लड़ाई के कारण जो कानून बने थे, लेबर लॉज, तो उन सभी लॉज को पूरा एक थोक तरीके से उसको बदलने की मतलब पूरा उसी पहल में है, और वो बदल भी रहे हैं पार्लियामेंट में। मतलब जैसे पार्लियामेंट मानो कोई वहां पर जनता का कोई आवाज ही नहीं, उस प्रकार से हर एक कानून को, लेबर लॉज हो या फिर किसानों का इतना बड़ा अभी आंदोलन चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि वो 3 जो विधेयक कानून लाए हैं वो बिल्कुल ही कॉरपोरेट के पक्ष में और किसानों के खिलाफ जाने वाला, और पूरे मतलब देश के एक प्रकार से ना सार्वभौम के खिलाफ भी जाने वाला, पूरा देश को ही प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में दे देने का एक पहल वो भी है। और ऐसे हम कहते जाए तो साथी, तो हर एक कानून जो लड़ाई के कारण, आरटीआई का कानून है उसमें बदलाव है, या फिर पर्यावरण कानून, जो अपने बहुत सारे आंदोलन, नर्मदा आंदोलन से लेकर बहुत सारे आंदोलन देश में जो लड़ते आए हैं, जिसके कारण पर्यावरण कानून इतना मतलब जितना भी मजबूत है वो बना है, उसको भी अभी कमजोर करने का पहल अभी के सरकार ने किया है। शिक्षा नीति के पूरे बदलाव के बारे में आप महाराष्ट्र में भी
नवजीवन शिक्षण मंच के द्वारा काफी सक्रिय रूप से उन मुद्दों को उठा रहे हैं। तो शिक्षा नीति में बदलाव के द्वारा पूरा भगवाकरण और निजीकरण को आगे बढ़ाने का सोच है। तो हम अगर ऐसे अपन तो लंबी सूची बना सकते हैं कि जो बदलाव सरकार मतलब इस लेवल पर कर रही है और इस पूरे मतलब पैंडेमिक के दौरान उसको आगे बढ़ा रही है, जबकि उनकी प्राथमिकता ही कुछ और होना चाहिए। तो उल्टी दिशा में पूरा वो लगातार ले जा रहे हैं और इन सब चीज़ों का वो एक प्रकार से मतलब एक फांसीवादी दौर से हम गुजर रहे हैं, ये तो हम सबको मालूम ही है। तो वो बार-बार कहना भी क्या है, मतलब रोज़ हम देख रहे हैं कि नया-नया जिस प्रकार से लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएँगे ऐसा बोलकर, या फिर है ना लिंचिंग्स का निरंतर तरीके से कहीं मतलब अभी तो इतना ये हो गया कि वो खबर भी नहीं बन पाता है। वो एक आम बात जैसी हो गई है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर शोषण हो या दलित समाज की महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो बहुत बढ़ता जा रहा है और उन रेपिस्ट्स को जो सरकार संरक्षण दे रही है। तो हम एक लार्जर चित्र हाँ, वही कानून की जो बात कर रहे थे अभी मीरा, तो कानून की बात के ऊपर मैं थोड़ा-सा बोलती हूँ। कानून सिर्फ़ कागज़ों तक रह गया है, ये सभी जानते ही हैं। सिर्फ कानून कागज़ों तक रहने के साथ-साथ कानून बँट गया है 2 चीज़ों में, अमीर और गरीबों में बँट गया है। अगर कोई अमीर पति कोई गलती करता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं होता है, उसके लिए जल्दी ज़मानत भी मिल जाती है। अगर वही कोई कार्यकर्ता और जनता के हक के लिए लड़ता है या जनता सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में एहसास दिलाता है, उस वक़्त पे उसके लिए वो कानून वहाँ पे कहीं न कहीं धीमा चलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से 2 चीज़ों में कानून बँट गया है, अमीर और गरीब में। कानून और एक जगह पे बँट गया है कि जहाँ पे श्रमिक वर्ग है, जहाँ पे उद्योगपति है, उनके लिए भी कानून अलग-अलग हो गए हैं। ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है और साथ ही साथ कानून और एक चीज़ में भी बँट गया है, कानून इस तरीके से बँटा है कि रंगों में बँट गया है। जब कोई भगवा रंग वाला गलती करता है, तो वहाँ पे कानून उसके लिए साथ देता है और उसके लिए जल्दी कोई भी चीज़ हो जाती है, ज़मानत भी मिल जाती है और उसके लिए कलम भी अलग लगते हैं। वही अगर कहीं हिरवा रंग और कोई और दलित का नीला रंग अगर कहीं गलती हो जाती है या क उसके साथ में कोई अन्याय होता है, तो वहाँ पे कानून का जो पहल है, चा कानून की जो भूमिका होनी चाहिए, वो बहुत अलग होते जा रही है। ये हमें दिख रहा है और हम देख भी रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगह पर किस तरीके से बँट रहा है या बँटता हुआ जा रहा है। बँटा हुआ कानून को हम अब क्या कह सकें और कैसे हम बहुत संघर्ष जैसे मीरा जी बता रहे थे कि काफ़ी सालों के बाद संघर्ष होने के बाद एक कानून बनता है गरीबों के लिए और श्रमिकों के लिए, आदिवासियों के लिए या किसानों के लिए। उस कानून को बदलने में इस पैंडेमिक का समय सही तो नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके का इस समय का इस्तेमाल किया है, वहाँ कहीं न कहीं हमें दिखने में आता है कि ये कहीं न कहीं पर्दे के अंदर काम करने वाली सरकार है। तो मैं अभी फेरी वालों की तरफ से टपरी वालों के प्रश्न को लेकर नासिक से मैं साथियों को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। 40-45 वर्षापासून ही संघटना नाशिकमध्ये गोरगरिबांचं काम करते. या संघटनेचा मी कार्याध्यक्ष जावेद शेख. या देशामध्ये 23 मार्चला पंतप्रधानांनी जेव्हा लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि त्यावेळेस सर्व लोकांना जे जिथे होते त्यांनी तिथे थांबावं असं त्यांनी हाक दिली. परंतु प्रश्न हा सर्वात गंभीर जो प्रश्न झाला तो गोरगरिबांचा, रस्त्यावर बसणाऱ्या विक्रेत्यांचा, हातावर पोट भरणाऱ्या लोकांचा, रिक्षा चालवणाऱ्यांचा, हातगाडी ओढणाऱ्यांचा, भाजी विकणाऱ्यांचा, टपरीधारकांचा. कारण यांच्याकडे टक धरायला किती दिवस असं यांच्याकडे जी काही पुंजी होती ती एक 8 ते 10 दिवसासाठी असते. कारण जो हॉकर्स असतो, रस्त्यावर बसणारा जो विक्रेता असतो त्याचं भांडवल 2-5 हजार रुपये असतं आणि त्या 2-5 हजाराच्या भांडवलावरती तो रोज आणतो भाजीपाला, चहावाला साखर दूध आणून चहा विकणार आणि आपल्या परिवाराचा तो उदरनिर्वाह करतो. हे सर्व करत असताना जेव्हा लॉकडाऊन झालं, लॉकडाऊनमध्ये यांच्यावर एक 8-10 दिवसानंतर उपासमारीची वेळ आली. उपासमारीची वेळ आल्यानंतर हॉकर्स युनियनमार्फत जे काही करता आलं अन्नधान्य वाटप त्याप्रमाणे हॉकर्स युनियनने वाटप केलं. परंतु हॉकर्स युनियनने किती दिवस वाटप करणार त्यालाही काही मर्यादा होती. संघटनेने आपल्याकडनं काय प्रयत्न करता येईल ते केलं, पण शासनाच्या मार्फत कुठल्याही प्रकारचा या लोकांना आधार मिळाला नाही आणि या लोकांची उपासमार होत होती. हे लोक कसे आपलं गुजराण करत असतात, अर्धा पोट खात असतील, उपाशी झोपत असतील, आपल्या मुला बाळांना कसं सांभाळत असतील यांच्या जीवाला माहिती. चंद्रकला पारवे मी बोलते. माझा फुलाचा धंदा आहे रविवार कारंजावर.
78 पासून आमची युनियन आहे. 78 पासून आम्ही कामधंदे सर्व युनियनचे करतोय. पण आता असं झालेलं आहे का एक तर आम्हाला महानगरपालिका खूप त्रास देते आणि त्याच्यात पोलीस डिपार्टमेंट बी खूप त्रास देतोय. तर एवढे 8-9 महिन्यात आमची एवढी परिस्थिती हे झालेली आहे खूपच. तर आम्ही कसं जगायचं कसं नाही हे आम्हालाच कळत नाही. असून एवढे धंदे करतो आम्ही, व कोणाचं कसं कोणाचं काय, तरी आम्ही कोणी नवऱ्यांनी सोडून दिलेले, कोणी विधवा बाया झालेल्या आहे, तरी आम्ही जगतो. पण आम्हाला महानगरपालिका आणि डिपार्टमेंट काही जगून नाही देत. आणि परत लॉकडाऊन मध्ये बी त्यावेळेस बी आम्ही कसं तरी आमचे धंदे करायचो, पोट भरायचो. जे हे आता मधल्या काळात 5-6 महिने त्यावेळेस बंद होतं, लॉकडाऊन झालं त्यावेळेस आमची परिस्थिती एवढी हे झाली. आम्हाला ते धंदा बी करता येत नव्हता, काही नव्हतं. मी सध्या कावेरीमध्ये आता कमीत कमीत मला 15 ते 20 वर्ष भाजीपाला विकण्याला झालेले. पण आम्ही जेव्हापासून धंदा करतोय तेव्हापासून आयुष्यातली ही पहिली वेळ आलेली आहे का जिच्यामुळे आमच्यावर किंवा आमच्या जे संघटनेमधले जे भाजीपाला विक्रेते त्यांच्यावर अशी परिस्थिती आलेली आहे का जेणेकरून एक दिवसाचं अन्न सुद्धा त्यांना खायला भेटत नव्हतं. का ते भाजीपाला विकत असून त्यांना अन्न खायला भेटत नव्हतं. तरी पण आमच्या लोकांनी या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये कसे कसे दिवस काढले असतील. गोरगरिबांनी म्हणा किंवा ज्या आमच्यासारख्या सामान्य माणसांनी म्हणा, प्रत्येक दिवस एक सोन्याच्या दिवसासारखा कधी होईल असा विचार करून करून काढलेले. पण हे सरकार म्हणा किंवा ही नगरपालिका म्हणा किंवा आमचं पोलीस डिपार्टमेंट म्हणा, यांना कधीच या गोरगरिबांची दया माया किंवा कधीच आली नाही. यांनी आम्ही जो रस्त्यावर माल उचलतो विकतो तर कमीत कमी प्रत्येकाचा माल हे लोक विचार न करता घेऊन जातात. आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे माझ्या स्वतःचा 15 ते 20 हजाराचा माल या नगरपालिकेवाल्यांनी गाडीमध्ये टाकून नेला. फक्त माझा काटा वाचला. आणि त्या दिवशी मला असं झालं होतं का आता मी माझ्या लेकरा बाळांना काय चारू, काय खाऊ घालू. पण पोलिसांनी मला त्या टायमाला दम दिला. जर गाडीतून माल काढाल, तुम्ही अतिक्रमणच्या गाडीतून माल काढाल तर आम्ही तुम्हाला मारू. शिव्या गाड्या दिल्या. आम्ही दिंडोरी नाक्यावर म्हसोबाच्या मंदिरासमोर महालक्ष्मी टॉकीज समोर माल विकतो. आज 15-20 वर्षापासून आम्ही तिथं व्यापार करतो. पण या सरकारला किंवा या पोलीस स्टेशनला किंवा या नगरपालिकेला आमच्या गरीब गोर जनतेची एवढी सुद्धा काळजी वाटली नाही. सांगावं तितकं थोडा विचार जर केला असता, काही थोडे माल घेऊन बसतात, काही अंतरावर बसतात, सगळ्या म्हणजे सगळ्या सॅनिटायझर वगैरे किंवा मास्क वगैरे लावून हे जर एकदम सुटेबल पद्धतीने व्यापार करतात तर यांच्यावर एवढा अत्याचार का करायचा. नगरपालिकेने ज्यावेळेस माझा माल नेला तर त्यावेळेस कोणी आले नाही. मी आणि माझी बायको आम्ही दोघच जण फक्त त्या प्रसंगाशी तोंड देत होतो. तर याच्या व्यतिरिक्त मी काय बोलू शकत नाही, कारण माझा गळा येतोय दाटून. मला ज्या गोष्टी सांगाव्याच्या वाटतात त्याच्यातल्या मी काही प्रमाणामध्ये थोडं तोडकं मोडकं होऊन का सांगितलेलं आहे. माझ्या मनातलं दुःख मी व्यक्त केलंय. आणि आम्ही जे आता एवढ्या 2-1 महिन्यापासून जे दुकान लावत असू तर जास्तीत जास्त आम्हाला 1 ते 1.5-2 घंट्यांचा 3 घंट्यांचा टाइम दिलेला आहे. आता या 20-1 दिवसापासून आम्हाला सकाळीपासून तर
9 9:30 वाजेपर्यंत 7:30-8 वाजेपर्यंत बसण्याचा टाइम दिलेला आहे। याच्या व्यतिरिक्त मी काय बोलू शकत नाही आणि ह्या टाइम दिल्याबद्दल मी सरकारचे आणि पोलीस स्टेशनचे जेणेकरून आता आम्हाला त्रास होत नाही या पद्धतीने मी त्यांचे आभार मानतो। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मार्चपासून लॉकडाऊन लागलं त्याच्यात खूप म्हणजे कठीण याच्यात गेलं। आम्ही रस्त्यावर व्यवसाय करणारे हातावरचे लोक आहे, आर्थिक खूप अडचणी भागल्या, आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या। आम्ही मग इकडनं तिकडनं असं करता करता काही दिवस काढले। आता लॉकडाऊन उघडतंय तर आम्ही रस्त्यावर व्यवसाय करतो आणि 40 वर्ष झालेली आहेत। यात अतिक्रमण वगैरे कंटिन्यू त्रास देतं, हल्ली तर खूपच त्रास देतंय। येतं बळजबरी, हे काढा ते काढा, गाडी काढून घ्या, इकडे घेऊन जा तिकडे घेऊन जा, अशा प्रकारे त्रास देतं। आमची संघटना कंटिन्यू भांडत असते। आता मागे माझ्या मित्रावर केस झाली। मेरा नाम शेख महमूद है। मैं 30 साल से आकोस यूनियन में काम करता हूँ और यहाँ पे आकोस मार्केट में गाड़ी लगाता हूँ, हाथ गाड़ी। और महानगर पालिका की जब ये हुआ है लॉकडाउन, ऐसा जिंदगी में फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। तो 6 महीने के बाद में हमने दुकान खोली, गाड़ी लगाई वहाँ पर जरा सी, तो अतिक्रमण आती है, अतिक्रमण लेके जाती है गाड़ी और माल भी वापस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कार्रवाई बार बार होती है। और ये इतना परेशान हो गए हम लोग कि कुछ नहीं करते। कि हमने कैसा दिन निकाले ये हमको ही मालूम है। और हम लोग थोड़ा सा दुकानदारी करते हैं, गाड़ी लगाते हैं, तो ये महानगर पालिका बहुत तकलीफ देती है हमको। उसके उनके साथ में हमको कुछ बोलते भी नहीं आता है वहाँ पर। और उसके बाद में अतिक्रमण बार बार 2-3 टाइम आती है गाड़ी लेके और हमको इतना तकलीफ होता है कि पूछते उसमें धंधे पानी भी नहीं। लॉकडाउन में तो परेशान थे हम लोग। अभी हम लोग क्या करना है, ये परेशानी है हमारी। ऐसे हमारा इस पे परपंच है, हमारा इस पे खाना पीना सब इस पे है, तो हम गरीबों ने क्या करना है, ये परेशानी बहुत बड़ी होती है हमको। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, तब कैसा वो हमने बहुत बड़ी परेशानी गुजारे जिंदगी में। फर्स्ट टाइम ऐसा मालिक किसी को ना बताए वक्त, ये बहुत बुरा परेशानी हुई हमारे को। 6 महीने इतना परेशानी हुई कि कुछ नहीं करनी। हमने कैसा दिन काटे हमको मालूम। उसके अंदर फिर हम लोग यहाँ पर आए तो थोड़ा चालू हुआ, बोले 5 बजे तक लगाओ भाई। 5 बजे तक गाड़ी लगाए तो अतिक्रमण आती है, अतिक्रमण माल ले जाती है, माल वापस भी नहीं मिलता है। फिर ये भी परेशानी है। फिर ऐसा उसमें धंधे पानी की पोजीशन बहुत खराब है। नुकसान कितना हुआ? नुकसान बहुत। फेरी वाले और टपरी वाले, इनका दुख तो आंखों से झलक रहा था। शब्द ही नहीं है इनके लिए, अब क्या बोलेंगे। मैं सफाई कॉन्ट्रैक्टी कामगार और कचरा बेचक थाना से हैं, इनसे मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार, मी भास्कर शंकर शिगवण, श्रमिक जनता संघ या संघटनेचा मी संघटक, ठाण्यामधलं संघटक या पदावर कार्यरत आहे। मी 2004 पासून घंटागाडी या प्रकल्पामध्ये कामाला लागलो होतो। आम्ही बरीच आंदोलनं केली, आम्हाला किमान मिळत नव्हतं ना, कुठली सुविधा PF PSS या कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा आम्हाला लागू नव्हत्या किंवा मिळत नव्हत्या। आम्ही संघटना केली, संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही कोर्टात केसेस दाखल केल्या, राज्य सरकारच्या तक्रारी केल्या। त्यानंतर कोर्टाच्या ऑर्डर झाल्या आम्हाला की कायम करा, तर कामगार सचिव यांनीसुद्धा आम्हाला कायम करण्याची ऑर्डर केली, तरी सरकारने ना महापालिकेने आम्ही त्याची दखल घेतली नाही। अजूनसुद्धा आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीममध्येच आहे आणि हे सगळं आंदोलन करून आम्ही आमचे हक्क मागतो म्हणून आम्हाला 21 लोकांना त्या लोकांनी 2015 साली आम्हाला निलंबित केलं आणि परत आम्ही आपल्या श्रमिक जनता संघटनेच्या माध्यमातून 9 दिवस उपोषण केलं आणि त्यानंतर आम्हाला 21 लोकांना परत कामावरती घेण्यात आलं आणि अजूनसुद्धा आम्ही समान काम समजण्यासाठी भांडतो आहे। आणि आजपर्यंत असं मला एक लक्षात आहे की संघटनेशिवाय काही हे नाही, लढल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट भेटत नाही। त्यामुळे माझं एक आव्हान आहे सगळ्यांना, कुठल्याही संघटनेमध्ये असेल पण कंत्राटी कामगार ह्या प्रत्येक भांडला तरच आपल्याला आपले हक्क अबाधित राहतील, आपल्याला मिळवता येईल। नमस्कार ताई, तुम्ही कचरा वेचक म्हणून आहात ना, तर तुम्ही काय सांगाल? मी सुंदराबाई इंगोली, मी 40-50 वर्षापासून कचरा येतच आहे, पण आम्हाला काही आता सुविधा काही भेटत नाही। लॉकडाऊनमध्ये काही कामं नाही, धंदे नाही, कचरा यायचं घंटागाडी जाते, आम्ही गोणी घेऊन गणगण फिरतो, तर आम्हाला काही भेटत नाही आहे। आणि मग आता काय आमचे पोरं बाळ
सगळे आमचं असं काहीच नाही, असं लॉकडाऊनमध्ये असं आम्ही घरीच बसून होतो. आता काय करणार आहे, दुकानं बंद, सगळे भंगारं दुकानं बंद, कोणी घेत नाही. आमचे पोरं बाळ उपाशी मरत होते. मग आता संघटनेनं काहीतरी आम्हाला दिलं, त्याच्याबरोबर आमचे पोट पाणी चाललं थोडं दिवस. आता आम्ही काय करावं काय नाही, असं हे सरकार काही आमची किंमत नाही. घंटा गाडीवाले काही आम्हाला भेटू देत नाही. सरकार म्हणतात की कचरा टाकू नका, आम्हाला काही भेटत नाही. फिरून आम्ही किती असणार, काहीच भेटत नाही आम्हाला. सुनील दिवेकर, तुम्ही बोला. मी सुनील दिवेकर, समता विचार प्रसारक संस्था ठाण्यामध्ये काम करते. जे प्रतिकूल परिस्थितीत मुलं शिकत आहेत, असे 10वीला पास झालं त्या मुलांसाठी एकलव्य गौरव पुरस्कार, वेगवेगळ्या त्यांना उपक्रम शिक्षणासाठी त्या संस्था मदत करते. सध्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक पालकांचे त्यांच्या काम बंद झालेले, म्हणजे माथाडी कामगार, घर कामगार, महिला अशा लोकांना संस्थेने अन्नधान्य वाटप करून या लोकांसाठी मदत केलेली. त्याचप्रमाणे याच्या अगोदर मी एक ठाण्यामध्ये आपल्या शाळामध्ये TMCच्या कंटाळे सफाई कामगार मी काम करत आहे 2002 पासून. तर आम्हाला सुरुवातीला किमान वेतन, PF ESI सुद्धा काही मिळत नव्हते. आम्ही 5 वर्षानंतर आम्ही ठाण्यामध्ये म्युनिसिपल लेबर युनियन ही याचे संघटनेचे सभासद झालो. त्यानंतर आम्ही अनेक आंदोलन केले, लढाई घेतल्या किमान वेतनसाठी, PF बोनससाठी. त्यानंतर हळूहळू ते आम्हाला मिळू लागले. अजून पण अनेक काही प्रश्न आहेत. सध्या लॉकडाऊन काळात आम्हाला पगार नाही मिळाला, त्यासाठी संघर्ष चालू आहे. शोभाताई, तुम्ही बोला. मी शोभा दीपक वैरा, मी बिल्डिंगमध्ये सफाई कामगार करते सोसायट्यांमधलं, आणि ते काम करून कचरावेचक महिलांवर काम करते. आता एवढं लॉकडाऊनमध्ये कचरावेचक महिलांचं असं मुलं बाळं सगळं उपाशी मरत होते. त्यांना काही कुठल्याही सुविधा नव्हत्या की कुठल्याही त्यांना काही मिळत नव्हतं. तर मी संघटनेकडून जाऊन त्यांना रिक्वेस्ट करून प्रत्येक संघटनेकडून रेशनिंग, तांदूळ, गहू, डाळ वगैरे असं आणून त्यांच्या मुलाबाळांना त्यांच्या घरपोच मी धान्य पोच करायची. त्या टायमाला त्या लोकांचं पोट चाललं. आणि घरेलू कामगार बायकांचं पण तेच, आतापर्यंत त्यांना कामावर घेतलेलं नाही. कुठे कुठे कोणत्या जागाला त्यांच्या मुलांचं शिक्षण आहे किंवा त्यांचं घरातलं आजारपण आहे. कोणत्या महिला विधवा आहेत, कोणा महिलांना नवरे बेवडे आहेत, कोणाचं घर भाड्याचं आहे, तर त्या महिलांनी काय करावं. पण तुम्ही जे सफाई काम करता सोसायट्यांमध्ये, तर तुम्हाला काय काय कायदे आहेत तिथे लागून? सर, आम्हाला कुठलाही कायदा नाही. आम्हाला काम केलं, महिन्याचा पगार काय असेल तो देतील, तेवढंच आम्हाला. किती पगार मिळतो महिन्याचा? कुठं सोसायट्यांमध्ये 1000 रुपये, कुठं 800 रुपये, कुठं 1500 रुपये, म्हणजे असलेच पगार असतात सर. आणि त्याच्यानंतर मग पगार वाढवायचं म्हणलं का मग तुम्ही घरी बसा, दुसरं आम्ही कामाला शोधतो. आम्हाला कुठलाही कायदा नाही आहे, कुठलाही नियम नाही आहे, किंवा आम्हाला कुठलं काही ते लोक म्हातारपणासाठी पेन्सिल वगैरे काही नाही आहे. तुम्ही कचरा वेचून तुमची मुलं काय करतायत? आमची मुलं काय आता करणार काय, आता काम करायचे. शाळा शिकतात. आता एक शिकलेला, एक आता काय. किती शिकलेत मुलं? किती? एक पोरगा 10वी शिकलेला आहे. मग तो काय करतो? तो आता सध्या कंपनीत जातो कामाला. तर आता कंपनीच बंद आहे, सध्या घरीच आहे. काय काम करतो तो? तो कंपनीमध्ये असं ते काहीतरी बिलेड बनतात असे लोखंडाचे, त्याच्यामध्ये करतो. एक मुलगा वारला माझावाला, 21 वर्षाचा. तो कसा वारला? हे असं काय लिव्हर सुटला, तर काय म्हणून असं पूर्ण किडण्या खराब झाल्या असं बोलले. ते काय दारू प्यायचा का तो? हो, दारू प्यायचा साहेब. काय करणार, इलाज नाही. आता यो काही ते बघत नाहीये. मालक वारले, मुलगा वारला. आता एकली मी आहे, एक मुलगा आहे. पण सरकारची पेन्शन मिळते का तुम्हाला? पेन्शन नाही भेटत, काय नाही. गेलते मी ऑफिसला, पण काही झालं नाहीये. ते म्हणतात एक मुलगा आहे. मी त्यांना सांगितलं बाई आम्हाला एक मुलगा आहे, तर मला देत नाही, मी एकटीच आहे, पेन्शन माझी चालू करा. तर ते बोलतात एक मुलगा आहे, तर मग मुलगा असला त्याचं नाव काढा म्हणतात. तुम्हाला पेन्शन, तर मी म्हणलं 60 वर्षे झाली, माझे 60 वर्षाचे कागद आहेत, हे सगळं आहेत, कागदपत्र आहेत माझ्याजवळ, अर्धं तिकीट आहे. तुम्ही मला काहीतरी सुविधा करा, काहीतरी द्या. तर ते म्हणतात होत नाही तुमची, असं बोलतात. मग आता मी काय खाणार, काय पिणार, माझं तुम्ही इथे एकटीच आहे. अब मैं गरीब बस्तियों के प्रश्न के ऊपर पुणे में जो काम कर रहे साथी हैं उनको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि जैसे पुणे में बस्तियां हैं, उन बस्तियों में उनका काम चलता है. पुणे से सर्वांना जिंदाबाद. साथींनो, माझं नाव इब्राहिम खान आहे. मी पुण्यामध्ये जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय हे संघटनेचं काम करतो. पुण्यामध्ये वेगवेगळ्या वस्तींमध्ये शहरी गरीब
या क्षेत्रामध्ये मी संघटनेचं काम करतो. आज पुण्यामध्ये जवळपास 450च्या आसपास झोपडपट्ट्या आहेत. छोट्या मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातल्या 40% झोपडपट्ट्या या सरकारी जागेवर आहेत. आज पुण्यातली 30% लोकसंख्या ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. त्यामुळे तिथल्या गरीब जनता आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय ही संघटना काम करत असते. जसे SRAचे जे प्रोजेक्ट आहेत, SRAच्या प्रोजेक्टमध्ये आज सरकारी जागा ज्या झोपडपट्ट्या ज्या जागेवर आहेत त्याच्या बऱ्याचशा प्रपोजल्स SRAमध्ये पेंडिंग आहेत. आज SRAच्या प्रोजेक्टमध्ये ज्या झोपडपट्ट्या आडव्या आहेत त्या झोपडपट्ट्या उभ्या करण्याचं एक प्रकारचं काम हे शासन करत आहे. तरी आमची भावना आहे की लोकांना घरं मिळायला हवी. ज्या गलिच्छ वातावरणामध्ये लोक राहतात, झोपडपट्टीतील लोक, ते चांगल्या वातावरणामध्ये राहायला जायला हवं आणि त्यांनी आपली प्रगती करायला हवी. हे करत असताना आज जी गुंडगिरी असते, स्थानिक नगरसेवक असतात, त्यांचे बगलबच्चे असतात, त्यांच्यासाठी सरकारी यंत्रणा राबत असते. आज त्यामध्ये जो स्थानिक प्रभावी गुंड असतो त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लॅट्स मिळत असतात आणि त्या फ्लॅटमध्ये तो काळे धंदे चालू करतो, दारू धंदे चालू करतो, मटके धंदे चालू करतो. त्यासाठी आम्ही SRAला पत्र दिलं आहे की बाबा तुम्ही त्या जी सोसायटी रजिस्टर होईल त्यामध्ये स्थानिक जी चौकी असेल त्या चौकीचा PI त्या सोसायटीमध्ये एक महत्त्वाचा सभासद हवा. ही आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यामुळे त्या सोसायटीमध्ये त्यांचा पोलिसांचा एक हस्तक्षेप असेल व जे काळे धंदे, 2 नंबरचे धंदे आहेत त्यामध्ये एक आळा बसू शकेल. तसेच वेगवेगळ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये जी रेशन व्यवस्था आहे त्या रेशन व्यवस्थेवर आम्ही काम करत असतो. जे लोकांचे जे युनिट्स आहेत, जे त्यांना धान्याचं जे प्रमाण आहे ते प्रमाण मिळतं का मिळत नाही, त्याचा काळा बाजार कसा होतो, त्यासाठी आमच्यासारखे कार्यकर्ते लक्ष ठेवून असतात. जिंदाबाद साथियो, मी इनक्रेडिबल समाजसेवक ग्रुप याच्यातर्फे अस्लम इसाक बागवान जन आंदोलनच्या राष्ट्रीय समन्वयकचा मी सभासद आहे. आणि आज मी आपल्यासमोर शहरी गरिबी या संदर्भाच्या विषयात बोलण्यासाठी समोर आलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये मी जी राबवलेल्या योजना जी आहे, न्याय आणि हक्क आंदोलन, न्याय आणि हक्क अभियानमध्ये मी जनरली आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी जे शहरी गरीब लोक आहेत ह्यांना जे विविध सहकारी योजना किंवा विविध सरकारी योजनेसाठी लागणारे कागदपत्र ह्याची जी माहिती जी आहे, तर आम्ही पाहिलं की तळागाळातल्या लोकांना ह्याच्याबद्दल पूर्णतः माहिती नाही आहे किंवा ह्या शहरी गरीब लोकांकडे बहुतांश लोकांकडे राशन कार्ड नाही आहे, आधार कार्ड नाही आहे किंवा उत्पन्नाचा दाखला, अशा इतर भरपूर अशा गोष्टी आहेत की ज्या गोष्टीची गरज असते. काहींची तर बँकेमध्ये खातेसुद्धा नाही आहेत. तर आम्ही या अभियानामार्फत त्या गोष्टी तर त्यांना मदत करतो. दुसरं, महिलांसाठी आम्ही बचत गट कसे स्थापन करावे, बचत गटचा उद्देश काय, कारण का जनरली पाहिलं गेलं की महिलांना बचत गट म्हणजे काय वाटतं की आम्ही सगळ्यांनी पैसे गोळा करायचे, 10-20 हजार रुपये घ्यायचे आणि आम्हाला प्रायव्हेट वापरायचे. तर आम्ही त्यांना हे सांगितलं की जर तुम्ही हेच पैसे घेऊन जर तुम्ही तुमचा उद्योग जर सुरू केला तर तुम्हाला त्या उद्योगाच्याद्वारे तुमच्यासाठी एक सेकंड म्हणजे दुसरं तुम्हाला ऑप्शन राहील की तुमच्या घराला, संसाराला त्याचा हातभार लागेल. महिला सबलीकरणमध्ये आम्ही महिलांना गृहउद्योगचं प्रशिक्षण देतो. जसे छोटे छोटे उद्योग आहेत, पापड असो, मसाले असो किंवा इतर जे कॉस्मेटिक्स असो, फेसवॉश किंवा फिनल असो, असे जे छोटे छोटे उद्योग जे आहेत, मुखवास आहे, परत दिवाळीचा फराळ आहे, उन्हाळी काम आहे, ह्याचे आम्ही ह्यांना वेगवेगळ्या ह्याचं प्रशिक्षणाचं कामाचं आम्ही शिकवून देत असतो. तर ह्याच्यामध्ये आम्ही एक गोष्ट पाहिलेली आहे की गरीब असो, श्रीमंत असो किंवा मध्यमवर्गीय असो, सर्वांना हा आरोग्य हे सांभाळणं गरजेचं असतं. तर आरोग्यामध्ये महानगरपालिकाचे दवाखाने आहेत, इतर पण दवाखाने, परंतु काही मोठे असे आजार आहेत जसं कॅन्सर झालं किंवा ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, ह्याचे जे औषधं जे डॉक्टर लिहून देतात
ह्या याच्यामध्ये तर ब्रँडेड औषधं जास्त असतात, ते जास्त महागातले असतात आणि हे सर्वसामान्यांना तर परवडत नाही, तर गरीब लोकांना परवडणं शक्यच नाही. तर आम्ही जनरिक मेडिसिन ह्या याच्यावरती अभियान करतो आहे की प्रत्येकांपर्यंत जनरिक मेडिसिन पोहोचावे आणि जनरिक मेडिसिनची माहिती प्रत्येकांपर्यंत पोहोचावी की ही जनरिक मेडिसिन म्हणजे काय आहे. तुम्ही डॉक्टरांना, आम्ही मेडिकलवाल्यांना, डॉक्टरांना की पत्राद्वारे असं सुचवलं की तुम्ही म्हणजे पेशंट्सला प्रिस्क्राईब करा की तुम्ही जनरिक मेडिसिन ऑप्शन म्हणून प्रिस्क्राईब करा की जनरिक मेडिसिन याला तुम्ही घेऊ शकता, हे स्वस्त आहे. कारण का एक उदाहरण जर द्यायचं असेल तर एक गोळी जर 200 रुपयाला ब्रँडेड मिळत असेल, तीच जनरिकचे 20 रुपयाला मिळते. म्हणजे त्या गरिबाला ते औषध घेणं परवडतं आणि त्याचं जे आजार आहे त्या आजारावरती, कारण का आपण पाहिलं असेल की जेवढे भूकमळीने जेवढे मृत्यू होतात त्याच्यापेक्षा जास्त उपचार न झाल्यामुळे ह्यांची मृत्यूची संख्या जास्त आहे. तर ह्यामुळे आम्ही जनरिकवरती काम करत आहे. दुसरं सर्वसामान्यांचं मी पाहिलेलं की शिक्षणामध्ये ह्यांना सर्वात मोठी अडचण जी आहे की शाळा व्यवस्थित नाही. महानगरपालिकेच्या शाळा ज्या आहेत ह्याच्यामध्ये टीचर स्टाफ व्यवस्थित नाही. आता तर लॉकडाऊनमध्ये तर ऑनलाईन आहेत. ऑनलाईनमध्ये मी पाहिलेला अनुभव आहे की बरेच जणांकडे अँड्रॉइड, साधा फोन नाही आहे, अँड्रॉइड फोनचं तर गोष्ट वेगळीच आहे. तर हे अँड्रॉइड फोन नसल्यामुळे ह्यांना शिक्षण घेतात नाही. आजकाल असं झालेलं आहे की शिक्षण फक्त श्रीमंतासाठीच आहे का असा प्रश्न आता मला स्वतःलाच पडायला लागला आहे. तर त्यामुळं ह्या सामान्य लोकांचं शिक्षण कसं होईल याच्यामध्ये आता जर तुमचं ऑनलाईन जर कंटिन्यू जर चालू राहणार असेल तर मागच्या वेळी आत्ताच आमचे भाई इब्राहिम भाई ज्याप्रमाणे म्हणाले की टॅब उपलब्ध करून देण्यात यावा. तर ह्या पद्धतीचं जर टॅब उपलब्ध जरी करून दिला तर त्या भागामध्ये लाईट असतीलच ह्याची गॅरंटी नाही. कारण का मी अनुभवलेलं आहे काही क्षेत्रामध्ये 3-3, 4-4 दिवस लाईट येत नाही. कारण का पुण्याचा जर विचार केला, पुण्यामध्ये जवळजवळ 400 ते 450 झोपडपट्ट्या आहेत, ह्याच्यामध्ये लाईटचा वारंवार प्रॉब्लेम होतो. तर त्यामुळे आमची ही सूचना आहे की तुम्ही ऑनलाईन शिक्षणाबरोबर दुसरा पर्याय त्याला शोधावा की ऑनलाईन बरोबर तुम्हाला दुसरा काय पर्याय देता येईल का. धन्यवाद. जिंदाबाद. शहरी गरिबांचे प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत. आपण जाणतो की खेड्यापाड्यातून रोजगाराच्या संधी जसे कमी होत गेल्या, शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांचा नाश होत चालला आणि ग्रामीण भागातले सगळे गरीब माणसं पोटासाठी रोजगारासाठी शहराकडे धावले आणि शहरामध्ये त्यांना रोजगाराची संधी आहे, पण ती संधी अतिशय फसवी आहे. या शहरी गरिबांना जे रोजगार मिळतो त्याच्यामध्ये त्यांची प्रचंड लूट होते. कंपन्या असो, मालक असो, कंत्राटदार असो, उपकंत्राटदार असो, त्यांच्या नावे किमान वेतनाचा साधा कायद्याची सुद्धा अंमलबजावणी कधी झालेली नाही आणि सारे बहुतांश कष्टकरी जे आहेत शहरी गरीब माणसं हे असंघटित क्षेत्रातले आहेत. त्याच्यामुळे त्यांची कुठली युनियन नाही. त्यासाठी झालेले प्रयत्नसुद्धा खूप तोडके अपूर्ण झालेले आहेत. अशा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या युनियन बांधण्याचे, त्यामुळे शहरी गरिबांचे प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत. झोपड्यांमधून राहणाऱ्या या शहरी गरिबांना साध्या कुठलीही सुविधा नसलेल्या साध्या झोपडीचं भाडं किमान 3,000 रुपये महिना द्यायला लागतं आणि 3,000 रुपये पोट, आपले लेकरं सगळे यांच्यासाठी जो हक्काचा रोज मिळाला पाहिजे तो त्यांना मिळतो, कधी मिळत नाही. त्याच्यातील श्रमाची लूट होते, कंपन्यांची, कंत्राटदाराची, मालकाची दादागिरी सहन करायला लागते आणि अशा पद्धतीने शहरी गरिबांचे प्रश्न खूपच तीव्र आणि गंभीर होत चाललेले आहेत. जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय देशभरातल्या अनेक प्रश्नांना घेऊन सातत्याने लढे उभारत राहिलेले आहे. आता NAPMला यापुढे शहरी गरिबांच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन मोठे लढे उभारावे लागतील. त्याचं कारण सध्या केंद्रात असलेलं भाजप सरकार हे मालक धार्जिणे, कंपन्या धार्जिणे होत चाललेले आहेत. खूप दीर्घकालीन दशकांचे लढे देत जे कामगारांचे कायदे निर्माण झालेले आहेत ते कायदे सगळे ध्वस्त करण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. ते कायदे होते म्हणून आशा तरी होती, अनेक कायद्यांची अंमलबजावणी पण झालेली नव्हती. या शहरी गरिबांचं कुठंही नोंद झालेली नाही कायद्यातली तरतूद असूनसुद्धा. तर तरी आशा होती की आपल्या साऱ्यांच्या प्रयत्नातून त्या कायद्यांच्या आधारे आपण त्यांना रोजगार देऊ शकू, परंतु ते कायदेच ध्वस्त करण्याचं काम मालक धार्जिणं, कंपन्या धार्जिणं करण्याचं काम या सरकारने चालवलेलं आहे. त्यामुळे आपल्या पुढचं आव्हान, शहरी गरिबांपुढचं आणि आपल्या पुढचं आव्हान खूप गंभीर झालेलं आहे.
हा लढा दीर्घकालीन लढा उभारण्याचा संकल्प या निमित्ताने आपण करूया. जिंदाबाद. हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बोलेंगे, हम नहीं रुकेंगे, इस नारे के साथ में मैं नाका कामगार व बांधकार मजदूरों के प्रश्न को लेकर नवी मुंबई से आमंत्रित करती हूँ. जिंदाबाद सर्वांना. माझं नाव दीपक आहे आणि गेली अनेक वर्षापासून मी नाका कामगार, बांधकाम कामगार, असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या बरोबर बऱ्याच दिवसापासून काम करतोय. तर असंघटित क्षेत्रातले लोक आहेत ते कोणते आहेत आणि काय आहेत, तर हे वेगवेगळ्या राज्यातून, वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून, शहराच्या दिशेने आलेले लोक आहेत. हे सगळे मायग्रेशन करून आलेली लोक आहेत ती. मायग्रेशन पण मग यांचं 3 प्रकारचं आहे. त्याच्यामध्ये परमनंट मायग्रेशन आहे, सेमी परमनंट आहे, सीझनल, असं 3 प्रकारचं मायग्रेशन आहे. म्हणजे काही सीमित वेळेसाठी येणं, काम करणं, निघून जाणं शहरातून असं होतं काही वेळेस. काही वेळेस असं होतं की येऊन पूर्ण इथं राहिलेले आहेत. आणि काही वेळेस मग शेतीवरती आधारित लोक असल्यामुळे ते पुन्हा मग शेतीच्या सीझन पुरतं इकडे येतात, काम झाल्यानंतर पुन्हा तिकडे जातात. असं ते आधारित 3 प्रकारचं मायग्रेशन आहे. आणि मी युवा बरोबर काम करत असताना आम्ही नाका कामगार आणि बांधकाम कामगार यांच्यावरती जास्त फोकस देऊन आपण काम करतोय. मग त्यांचे राईट्स, एकंदरीत त्यांचे राईट्स असतील, त्यांना गव्हर्नमेंटकडून भेटणाऱ्या वेगवेगळ्या योजना असतील, यांना घेऊन आपण काम करतोय. आणि खूप वेळेस हे आपण यांच्याबरोबर भेटलो, यांच्याबरोबर चर्चा करत असतो, तेव्हा बऱ्याच अशा काही स्टोरी आपल्याकडे त्यांच्या येत असतात. त्याच्यामध्ये हे असतं की मग गावी काहीतरी दुष्काळ पडलाय, गावी रोजगाराची संधी उपलब्ध नाहीये, गावी शिक्षण नाहीये. ह्या सगळ्या सुविधा त्यांना वाटतात की शहरामध्ये मिळतात, म्हणून शहरामध्ये जास्त प्रमाणात मायग्रेशन करतात. बऱ्याच वेळेस हे लोक शहरामध्ये आल्यानंतर यांच्या वेगवेगळ्या समस्या पुन्हा उभे राहतात. जसं की मग त्यांचा आधार कार्ड पासून त्यांची किंवा मुलांच्या शिक्षणापासून समस्या उभी राहते की मायग्रेशन झाल्यामुळे गावचे डॉक्युमेंट असतील ते शहरामध्ये चालत नाहीत, किंवा शहरातले असतील ते गावी चालत नाहीत. ह्या वेगवेगळ्या समस्या बऱ्याच वेळेस उभे राहतात. आणि ह्या समस्या उभ्या राहत असताना मग शहरामध्ये न विलाजाने कामाच्या शोधात किंवा स्वतःचं पोट भरण्यासाठी हे शहरामध्ये आलेत. तर काम इथे बंदिस्त राहून पण कधी कधी काम करावंच लागतं, कारण शेवटी पोट भरण्यासाठी त्यांनी घर सोडलेलं असतं आणि अशा समस्या जाणवत असतात. मग युवा म्हणून आपण मग त्यांना हे लोक जेव्हा नाक्यावरती असेल, साईटवरती असेल, तेव्हा आपण भेटतोय, त्यांना सुविधांबद्दल माहिती देतोय, त्यांच्या अधिकारांबद्दल माहिती देतोय, बांधकाम त्यांना माहिती देतो. आणि मग यांचे संघटन बनवणे, यांना संघटनेचं महत्व काय असतं हे समजून सांगणं, किंवा कशा सुविधा गव्हर्नमेंटकडून मिळवता येतील, यांना या प्रकारचं मार्गदर्शन आपण युवा म्हणून आम्ही काही वर्षापासून करत आहोत. आताचा स्टेटस ह्या असंघटित क्षेत्रातला असा आहे की बऱ्याच लोकांचा आपण बांधकाम कल्याणकारी मंडळामध्ये नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न पण केला. खूप मोठा स्ट्रगल, मंत्रालयापर्यंत आपल्याला पत्र व्यवहार करावे लागल्यात, मीटिंग कराव्या लागल्यात. आणि काही लोकांचं त्यात मग आता नोंदणी झालेली सुद्धा आहे. आणि ह्या नोंदणीमुळे आता कोविडच्या काळात काही लोकांच्या अकाउंटला 10,000 हजार रुपये आलेत. याच्या आधी पण काही लोकांना थोडी थोडी मदत झाली. तर आपण त्यांना थोडंसं प्रगतीच्या दिशेने खेचतोय. आणि बऱ्याच वेळेस आपण नोंदणीसाठी जेवढे प्रयत्न करता येतील आणि त्यांना कशा सुविधा मिळतील, जेवढे प्रयत्न करता येतील त्या सुविधांसाठी सुद्धा ते आपण करत आहोत. आणि सध्या लोकांची नोंदणी होत चालली हळूहळू. म्हणजे खूप संघर्षानंतर आता कुठेतरी त्यांना आशा लागते की आपली नोंदणी कुठेतरी होईल आणि आपण एकत्र येऊ. त्याचबरोबर मग वेगवेगळे जे आता गट आम्ही तयार केलेले आहेत, नाका लेवलला असतील, वस्ती लेवलला असतील, हे गट सक्षमपणे मग स्वतःचं नेतृत्व करत आहेत, मीटिंग लावत आहेत, अधिकाऱ्यांशी बोलत आहेत, पत्रव्यवहार करत आहेत. असं वेगवेगळं काम स्वतः गट करत आहेत. त्यामुळे अजून येणाऱ्या काळात कदाचित हे प्रभावी काम होईल असा एक आमचा मोठा ढोबळ अंदाज आहे. आता असुरक्षित वस्ती व नागरी सुविधांचे प्रश्न मुंबई, त्यांना आमंत्रित आहे. अम्बुजवाड़ी मलाड वेस्ट मुंबई में स्थित है, जो कि 23 दिसंबर 2004 को सरकार एवं कलेक्टर द्वारा बेरहमी से तोड़ दिया गया था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद मुंबई से दिल्ली तक, यहाँ तक कि आज़ाद मैदान में आदरणीय मेधाताई पाटकर जी के मार्गदर्शन में 32 दिन तक धरना प्रदर्शन चला और मुंबई से लेकर के दिल्ली तक अलग अलग जगहों पे मंत्रालय किया गया, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं लेगी। इतनी बेरहमी से तोड़ा था उस समय कि
कि 24 घंटे के अंदर, पुलिस बोला कि 24 घंटे के अंदर अपनी बस्ती को खाली कर दो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंसान का कोई कीमत नहीं रखा, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं सरकार ने रखा। और आंदोलन करने के बाद हम लोग, सरकार ने कुछ नहीं आश्वासन दिया, सिर्फ आश्वासन दिया कि हम आपको पुनर्वसन करेंगे, लेकिन पुनर्वसन करते ये लगभग 1 साल होने को आया, उन्होंने पुनर्वसन नहीं किया। तब जबकि यहाँ पे 95 से 2000 तक के लोगों के पास पुरावे भी थे, सरकार ने छोड़ा था, तो सरकार ने ही जीआर निकाला था कि 2000 तक के लोगों को सर्वेक्षण देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर रम्मी से तोड़ दिया और आंदोलन करते करते जब लगा हम लोगों को कि नहीं सरकार कुछ नहीं करने वाली है, तो 2005 में नवंबर में हम लोगों ने वापस अपनी जगह पे मेधाताई पाटकर जी के अगुवाई में अपनी जगहों पे वापस और संघर्ष जारी रहा। इसी तरह से फिर लाइट तो संघर्ष करते करते 2014 में हम लोगों ने लाइट भी लिया। और इस समय अभी पानी का काम चालू है। पानी का भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पहले तो हम लोगों ने फॉर्म आंदोलन के जरिए काफ़ी लोग फॉर्म भरे थे, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के नेतृत्व में ही फॉर्म भरा गया था, काफ़ी लोग भरे थे, जिसमें पानी हक समिति ने भी भरा था कुछ फॉर्म। तो अचानक लॉकडाउन हो गया। मोदी जी ने अचानक जिस तरह से जो नोट थे, पुराने नोट थे, उसको जो है रात को अनाउंस किया कि जो नोट पुराने हैं वो अभी बंद हो रहे हैं, तो कागज़ कर दिया। उसी तरह से अभी अचानक लॉकडाउन करके लोगों को भी कागज़ के जैसा बना दिया। और स्थिति इतना गंभीर हो गई, लॉकडाउन में तो इतना स्थिति गंभीर हो गई कि लोग जो है दाने दाने के लिए तरसने लगे। यहाँ तक कि लोगों के अंदर इतना खौफ, इतना डर पैदा कर दिया गया कि लोग अपने गांव को पलायन करने लगे। अभी जिसका गांव है ठीक है, जो गांव में जिसका कुछ नहीं वो यहीं पे है, वो कैसे गुजारा करेगा। कुछ लोग तो गए, कुछ लोग जो है यहाँ पे रह गए। हालत इतनी बदतर हो गई कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो चुने हुए हमारे बस्ती के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के साथ ही उसमें से मैं अखिलेश राव और हमारे साथ में इस्माइल भाई, अलग अलग रस्ता बलेकर, ऐसे शांता चौहान, ऐसे जमील भाई, ऐसे काफ़ी जो साथी हमारे बस्ती के हैं, उनको साथ लेकर के में जो है घूमा और पता किया क्या क्या समस्या है, कैसे किसके घर में खाना है नहीं है। अपनी जान को न देखते हुए हम लोगों ने जल्दी जल्दी जा करके मतलब पता किया। फिर लोग इकट्ठे हो जा रहे थे, इसके डर की वजह से हमने अपने घर को ही जो है कार्यालय कर दे दिया, ताकि लोग यहाँ आए, संपर्क करें और समस्या का निकाला जा सके। हमने लोगों को कहा कि भाई जैसे अभी आप लोगों को जहाँ जहाँ पहचान है वहाँ आप बोलिए, भाई कुछ मदद करें। आप लोगों को भी मिले, आपके आजू बाजू वालों को भी मदद मिले। तो इसी तरह मैंने हमारे मेधाताई पाटकर जी को भी फ़ोन किया, समस्या है, उन्होंने कहा कि लोग लगभग 4 समस्या में है, ऐसे तो 1000 लोग। तो उन्होंने कहा कि ये लोगों को नहीं, मैं कुछ लोगों का व्यवस्था करती हूँ। तो नर्मदा नवनिर्माण अभियान के तहत उन्होंने भी 500 और 400-500 लोगों का व्यवस्था अलग अलग जगहों से कराया। और बिलाल भाई हमारे ज़्यादा सक्रिय थे, उन्होंने भी, बिलाल भाई और लारा जेसानी और हमारे अनिल हैबर जी, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया हमारी बस्ती के लिए। सबसे ज़्यादा राशन मतलब देने का काम हमारे बस्ती में उन्होंने किया, जिसके माध्यम से हमने 18 से 2000 करने का काम किया। और साथ ही साथ किचन चलाया जा रहा था मोजवाड़ी में, जो कि काफ़ी संख्या में लोगों को जो है पकाया हुआ पुलाव जो कि स्वादिष्ट था और लोगों को वितरण किया जा रहा था। जो जरूरतमंद लोग थे, अलग अलग सोसाइटी के लोग आकर के अपनी सोसाइटी में लेके जा कर के वितरण कर रहे थे। और बाकी जो है कुछ लोग यहाँ से भी आकर के लेके जा रहे थे। ये मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे बस्ती में मतलब चाहे राशन वितरण हो या चाहे जो खिचड़ी बना करके अलग अलग संगठन के लोग भी
और अलग अलग स्कूल वाले भी भाई आकर के यहाँ पे वितरण कर रहे थे। पॉलिटिकल के लोगों ने भी किया, बाद में किया, उन लोगों ने भी कुछ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे संगठन का ही अम्बेजवाड़ी में सहयोग रहा, जो कि इस लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन में जो महामारी में ज़्यादा दिक्कतें थी, तो अभी दिक्कतें तो बढ़ ही रही है। इसमें हमारे अनिल भाई और बिलाल भाई, लारा के सानी और जो भी उनके साथी थे, मैं उनको फिर से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे बस्ती में ही नहीं, अम्बेजवाड़ी में ही नहीं, पूरे मुंबई में, शायद पूरे देश में उन्होंने यह लॉकडाउन में संघर्ष किया, सहयोग किया। अभी जो है हमारे बस्ती में जो है हालत थोड़ा ठीक है, तो ये ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने मिल करके सोचा कि जो अभी रोज़गार नहीं मिल पाता है लोगों को, क्योंकि जब जाते हैं काम की तलाश में तो बोलते कंप्यूटर आता है क्या। हमने सोचा कि भाई हमारे बस्ती में कंप्यूटर नहीं है और दूर जाना पड़ता है बच्चों को और ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कंप्यूटर चालू किया जाए। और कुछ जो है बच्चियाँ हैं उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए, अपने पैर पे खड़े होने चाहिए, इसलिए उनको जो है मेहंदी का क्लास और जो है सिलाई का क्लास चालू किया गया। जो कि बच्चे यहाँ पे खड़े हैं वो खड़ी हैं, कुछ कंप्यूटर के भी बच्चे हैं और कुछ सिलाई क्लास के भी बच्चे हैं। तो अभी जल्द ही हम लोग जो है ब्यूटिशियन का और मेहंदी का भी कोर्स चालू करने वाले हैं। डांस का तो चालू हो गया है। तो अभी जो हमारे बस्ती की स्थिति है, वो जो पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, काफ़ी दूर से हम लोगों को पानी जो है लाना पड़ता था, वो भी खरीद करके 20 रुपये गैलन, 10 रुपये गैलन, काफ़ी दूर से लाना पड़ता था। तो अभी हमारे बस्ती में कनेक्शन जो चालू है बीएमसी के द्वारा, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अभी हो रहा है। हम लोगों ने आंदोलन करके 2015 में जब आंदोलन किया, वहाँ पे बीएमसी में गए थे, तो वहाँ पे जो महिला वार्ड ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अर्जियाँ भरो, हम जो है आपकी बस्ती में तो पानी का जो पाइपलाइन है वो नहीं है, आप लोग अर्जी भरो, हम अर्जी को वापस जो है फॉरवर्ड करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपको जो है टैंकर द्वारा पानी भेजेंगे। तो टैंकर द्वारा पानी चालू था, तो अभी जो है वापस कनेक्शन चालू हो गया, पाइपलाइन भी हमारे बस्ती में हो गया और कनेक्शन भी जारी है। तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि दलाल किसी जो बाहर के एजेंट हैं वो 35 से 40 हज़ार रुपये ले करके लोगों को फरमा करके गुमराह करके वो ले रहे हैं और कनेक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कनेक्शन करवा लो, अन्यथा कनेक्शन बंद हो जाएगा। अलग अलग लोगों में भ्रम डाला जा रहा है। तो हमने जो है आरटीआई डाला, आरटीआई डाल करके निकाला कि भाई कितने पैसे लग रहे हैं रियल्टी में, ओरिजिनल कितना पैसा बीएमसी को भरना है और कितने जो है इसमें खर्च होंगे, उसके लिए भी डाला था। और कुछ फर्जी ढंग से, क्योंकि जो हमारे संगठन से आंदोलन से फॉर्म भरे गए थे और उसमें जो है काफ़ी अड़चने आ रही थी, बोल रहे थे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जो वहाँ के जेई थे विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी दिक्कतें निकाल रहे थे। तो हमने जब वहाँ पे आरटीआई के माध्यम से जब निकाला, तो निकालने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें तो बराबर प्रूफ उसमें ही नहीं है। तो हमने जा कर के वहाँ पे मीटिंग लिया वार्ड ऑफिस में। मीटिंग लेने के बाद जो बीएमसी जो पानी के कर्मचारी थे उनसे मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ठीक है, जल्द से जल्द आपका करते हैं और जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपके पुरावे में या आपके चेक करने में, वो हम उसके लिए सवाल करने के लिए तैयार हैं। तो ये अभी काम जारी है और जो पैसे रियल में जो पैसे वहाँ पे हैं, जो 5,000 तक वहाँ पे लग रहे हैं बीएमसी का जो खर्च है, उससे अलावा ज़्यादा खर्च नहीं लिया जाएगा। जो प्लम्बर का खर्च है बस उतना ही लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और पानी का कार्य जो है जल्द से जल्द होगा। उसमें जो है हम सभी लोग जो है विकसित हैं और जो हमारे घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के जो हमने प्लम्बर किया है, वो प्लम्बर अभी कार्य कर रहे हैं। तो थोड़े कुछ लोगों को कनेक्शन जल्द ही 2-4 दिन में लग जाएंगे, ताकि जो है बता सके लोगों को कि कम पैसे में भी कनेक्शन लगाया जाएगा। और आंदोलन के जरिए से आप लोग ज़्यादा पैसा लोगों को मत दो। जो दलाल जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आए हैं उनकी लूट मची है, क्योंकि उसमें जो है सरकारी कर्मचारी जो बीएमसी के हैं उनके मिली भगत से ये सब हो रहा है। तो वो ताकि कोशिश कर रहे हैं कि सभी मिलजुल करके उस भ्रष्टाचार को बंद करें। जिंदाबाद। अखिलेश राव ने बहुत सारे मुद्दों को जोड़ दिए हैं। ये हमारे घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के जूने साथी हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काफी सालों से काम कर रहे हैं। 2004 से ये कार्यरत हैं।
इन्होंने काफी मुद्दों को कवर कर दिया है। लमसम मुंबई के सभी बस्तियों में इसी तरीके की हालात है। तो कोविड में वो हालातों को किस तरीके से सामना किया और कैसे लोगों की मदद की है और किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए आज भी अलग अलग मंडाला, साठेनगर, अंबुजवाड़ी जैसे बस्तियों में बच्चियों को सिखाना और बॉक्सिंग क्लास बच्चियों को सिखाना, सक्षम करना और कंप्यूटर क्लासेस और सिलाई काम, इस तरीके के क्लासेस हम लगातार चला रहे हैं और वो कामयाबी की ओर जा रहे हैं और अच्छे से काम भी कर रहे हैं और उनको अलग अलग जगह पे नौकरियों में भी तैनात किया गया है और वो अपना जॉब भी कर रहे हैं। तो अभी मैं पानी हक समिति पानी हक का जो प्रश्न है, पानी को लेकर जो जिंदगी इंसान जीता है, पानी तो फुकट आसमान से बरसता है लेकिन यहाँ हमें पैसा देकर खरीदना पड़ता है। इस प्रश्न को लेकर हम लगातार लड़ते आए हैं। पानी एक जीविका के लिए कितनी जरूरत है ये चीज सारी दुनिया को पता है, फिर भी उसका निजीकरण होता है, उसका प्राइवेटीकरण होता है। तो मैं पानी हक समिति की तरफ से पानी के प्रश्न के ऊपर मुंबई से आमंत्रित करती हूँ। जिंदाबाद साथी, मेरा नाम अजुमा शेख है। मैं मानपुर महाराष्ट्र नगर ट्रांसिस कैम्प में रहती हूँ। पिछले 17-18 साल से मैं इस बस्ती में रहती हूँ और जब से मैं हूँ जब से ही पानी का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब 2008 और 7-8 के दरमियान पे बहुत से पानी, हर बस्ती में पानी का प्रॉब्लम था। मैं महिला मंडल फेडरेशन में जब जुड़ी थी उस टाइम हम लोग हर अलग अलग बस्तियों में जाते थे, सब बस्तियों में पानी का प्रॉब्लम था। तब हम से मार्गदर्शन करके एक संगठन हम लोग पानी हक समिति तैयार किए। हर बस्ती के जो पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व करके किसी तरह सॉल्व करने के लिए हम लोग एक संगठन बने। उस संगठन बन के हम 2012 को कोर्ट में पानी के लिए हम लोग गुहार किए थे और उसके बाद 2014 को हमने कोर्ट ने मंजूर हमको दे दी कि सभी को पानी दिया जाए। 2014 को मंजूरी मिलने के बाद भी हमें पानी से वंचित रखा गया। हम लोग आंदोलन किए, मोर्चा किए। फिर 2014 में पानी पिलाओ अभियान हम लोग किए। पानी पिलाओ अभियान हम लोग CST महानगर पालिका में पानी पिलाओ अभियान किए थे। पानी पिलाओ अभियान के बाद में फिर हमको जो इंसान जहाँ भी है उनको पानी मिलने दो, ऐसे कोर्ट ने 2016 को हमें मंजूरी दे दी थी। उसके बाद हम लोग ने अलग अलग बस्तियों में हम लोग पानी के लिए BMCM वार्ड में, S वार्ड में ऐसे पानी के फॉर्म भरने लगे। फॉर्म भरने के बाद भी हमें पानी वहाँ से मिला नहीं है। पानी नहीं मिला तो हम लोग वर्ली HE के ऑफिस में हम लोग बार बार मीटिंग किए और समाज अपना रामदास आठवले जी के साथ में भी हम लोग बड़ी मीटिंग भी की है। उसमें कलेक्टर आए थे, अलग अलग नगर अधिकारी लोग आए थे, उनके साथ हम लोग मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद सब अधिकारी लोग उधर सामने हाँ बोले। उसके बाद में हम लोग को कोई नल के कनेक्शन नहीं दिए और हम लोग नगर सेवक के पास भी गए, आमदार के पास गए, सब जगह हम लोग जाके हमारे अर्जियाँ रखे, बातचीत की। सभी लोग जो उस टाइम बातचीत होने के टाइम हाँ बोलते, उसके बाद कोई हमारे साथ ये नहीं। और M वार्ड में भी हम लोग बार बार गए, अलग अलग बस्ती को रख के अलग अलग कार्यकर्ता लोग M वार्ड में जाके हम लोग बातचीत किए। तभी भी वो हम लोग को पानी के लिए इनकार किए। जब पानी देने के लिए वो लोग तैयार हुए उस टाइम सिर्फ कुछ ऐसे बस्तियों को दिए कि जो रेलवे लाइन में रहने वाले, साल्ट पेन के एरिया में और फॉरेस्ट एरिया में, ये 3 एरिया वाले लोग को पानी NOC के बिना देंगे नहीं, ऐसा बोल दिए। बाकी सभी को सभी वार्डों में वो कनेक्शन लगा के दे रहे। वो कनेक्शन लगा के दे भी रहे तो वो ऐसे दे रहे कि उसके लिए उन लोग के पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बहुत ये करते हैं। और एक बार जाएंगे तो लोगों को 10-10 बार उधर BMC में M वार्ड में बुलाया जाता है। लोगों को दिक्कत होता है लेकिन दिए है। अभी हम लोग जो बस्ती में रहते हैं, मैं जो बस्ती में रहती हूँ कि साल्ट पेन सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे लाइन में रहती हूँ, तो मुझे अभी तक 2017 में हम लोग ने यहाँ के लोगों का फाइल लेके जाके BMC में जमा किए, पानी की अर्जी किए, पैसे भर के आए। उसके बावजूद भी अभी तक हमें पानी का कोई नहीं। वो उनका कहना है कि आप वहाँ से हमको ऑर्डर आएगा, वहाँ से आप हमको NOC का लेटर आप लोग लेके आएंगे तो मिलेगा। तो अभी भी हम लोग दूर दूर से जाके पानी लेके आते हैं। अभी हम लोग 4 बजे
3 बजे 4 बजे पानी आता है, पानी नहीं मिल रहा है तो बुद्ध विहार रोड के तरफ जाना पड़ता है, 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता पड़ गया वहाँ जाने का। वहाँ से हम लोग 4 बजे रात को घर में बच्चे हैं या जिसको जो ज़रूरत है, बुजुर्ग है या बच्चे है, अपंग भी है, जो लोग अपने अपने पानी के लिए वहाँ से लेके आते हैं उतने दूर से जाके। और 35 लीटर गैलन है, 35 लीटर 5 गैलन एक दिन को लगता है, उसके लिए हम लोग 500 रुपया महीना देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमको पानी मिलता है। पानी के लिए हम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और पानी हमें अभी भी हम लोग, आज भी मैं बीएमसी जाके आई हूँ, बीएमसी में आपके एनओसी आया नहीं है, यही जवाब हमको मिला है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमें पानी नहीं दे रहे, जो बिल्डिंग में रहते हैं उनको पानी दिया जा रहा है। वो पूछेंगे तो वो मानव हक के अधिकार में, तो क्या हम मानव अधिकार में बैठे नहीं हैं? हमको अधिकार नहीं है हमारा पानी लेने का? तो ये सवाल उनके पास करेंगे तो आप हमारे से मत बात करो, आगे जाके आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करो, वहाँ से आपको एनओसी दे देगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे उनके जवाब रहते हैं। और वो सीधे मुंह बात भी करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो अभी पानी के लिए 4 बजे 3 बजे जो बच्चे उठते हैं तो उनको फिर दोपहर में पढ़ने के टाइम पे और उनको उनके एजुकेशन को दिक्कत होती है, उनके पढ़ाई के ऊपर दिक्कत होती है, वो दिन भर बैठ के पढ़ नहीं पाते, कोई बच्चे पढ़ने के टाइम ही सो जाते हैं, इस तरीके के उनको ये होती है। और जो महिला काम पे जाती है वो 2-3 घर काम करती है तो उनको भी वो काम के ऊपर दिक्कत आती है, तो उनके आर्थिक प्रॉब्लम भी उस पर आ जाता है। कभी कभी नींद नहीं मिलता है, सर दर्द हो जाता है तो वो लोग छुट्टी मांग के आ जाते हैं, उनको काम से भी निकाला जाता है। और तीसरा मुद्दा ये है कि अभी ये कोरोना के दरमियान पे हम लोगों को बोलते हैं कि अपने आप को साफ रखो। जब उनको पानी मिल रहा नहीं है, वो अपने नींद से टूटे हुए रहते हैं और दूर दूर से जाके पानी लाना पड़ता है, तो वो बच्चों को नाप के पानी नहलाना पड़ता है। खुद भी एक बाल्टी के अंदर में ही उनको नहाना पड़ता है। शौचालय के लिए पानी वो लोग फ्री वापर नहीं सकते। और हमारे जो एरिया में रहते शौचालय भी नहीं है ना, गटर के किनारे ऐसे हम लोग बांध के बैठते हैं उधर पर्दा जैसा डाल के, तो उधर पानी भी नहीं है। तो किस तरीके से हम जिए? एक तो इसके ऊपर आज भी हमारे आंदोलन जारी है कि हमें पानी चाहिए। हम अपना पेट के लिए कमा रहे, खा रहे। जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जो लोग जहाँ रहते हैं उनको पानी की ज़रूरत है, पानी देना चाहिए, चाहे वो फुटपाथ में भी हो। तो बिना डॉक्यूमेंट देखो, बिना ये उनका प्रूफ वगैरह देखे, बिना भी उनको आप पानी दे सकते हैं। ये बीएमसी का काम है और बीएमसी से हम बार बार यही मांग रखते हैं कि हमें पानी दे दो। जब भी पानी के लिए लोग जाते हैं, हम कोरोना के दरमियान हम लोगों के दरवाजे पे पानी जाते तो उनका दरवाज़ा बंद किया गया था। हम पानी के लिए इतना तड़प गए, मंडाला स्टेशन के पास से जहाँ भी जाओ पानी नहीं मिलता था। लोग तो अपने अपने रिश्तेदार के तरफ जाते थे, रिश्तेदार भी ये कोरोना के टाइम पे उनको आना नहीं ऐसा करके मना कर दिए, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। तो हम लोग कोरोना के वक्त पे ऐसे टाइम निकाले कि हमको वो दूध वाला दूध कैसे देने के नाप के देता है, उस तरीके से हम लोग ने नाप के पानी लिए है और पिए हैं। तो आज भी हमारे आंदोलन जारी है और मैं आज भी गुजारिश करती हूँ, और अपने नगर सेवक है, नगर पालिका है और मंत्री है, सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि जो बस्ती में पानी के लिए वंचित है उनको पानी दिया जाए। और जब तक पानी नहीं मिलता है, पानी हक समिति का आंदोलन जारी रहेगा और उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए सबसे मैं हाथ बिंदी करके मैं आज भी अपने कानून पे विश्वास रखती हूँ कि हमारे कानून हमें पानी दिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद खाला। बिल्डिंग में रहने वालों को पानी मिल जाता है, लेकिन झोपड़े में रहने वालों के लिए संघर्ष करनी पड़ती है पानी लेने के लिए। पानी हक समिति सबसे पहले साठेनगर में बनी थी, तो मैंने अपने बस्ती में सानी हक समिति के साथ में मिलकर बहुत सारे नल लेकर आई थी। तो हमें पता है कि जब नगर सेवक बस्ती का चाहता है तो वो जरूर नगर सेवक बस्ती में पानी ला सकता है। वो हमने करवा के लिया है। तो हर बस्ती का नगर सेवक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लोगों के लिए काम करे। पानी एक मूलभूत सुविधा है, वो तो मिलनी ही चाहिए सबको। संघर्ष जारी रहेगा
और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी मैं दूसरे आमंत्रित करती हूँ पुनर्वासित वसाहतीचे प्रश्न माहुल मुंबई। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, अरे जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज हम सब यहाँ पर माहुल प्रकल्पग्रस्त इकट्ठा इसलिए हुए कि आज हम लोगों को पूरे 3 साल 5 महीने हो गए और इन 3 साल 5 महीने से हमारी लड़ाई अभी तक जारी है। यहाँ पर आने के बाद जितनी भी समस्याएं लोगों के साथ हुई है, जितने भी भाई बहनों और जितने भी लोगों ने यहाँ पर जाने गंवाई हैं, उनका आज भी कहीं ना कहीं दुख है। लेकिन खुशी इस बात की है कि पूरे माहुल प्रकल्पग्रस्त के लोगों के साथ में मिलकर और हमारी मेधाताई के साथ मिलकर जो हम लोगों ने एक जंग छेड़ा था, एक आंदोलन चलाया था, कहीं ना कहीं वो रंग लाया है। उजड़ती हुई जिंदगी को वापस से जीने का एक सहारा मिला है और हम लोगों को घर दिया भी जा रहा है, गोराई में घर मिला भी है। इसके लिए हम सारे माहुल प्रकल्पग्रस्त ताई को दिलों से धन्यवाद देते हैं और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी तक जितनी भी घटनाएं घटी है लोगों के साथ, वो बंद नहीं हुई है। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या बीमारी हो, हर तरह से लोग प्रताड़ित हैं यहाँ पर। हमारी उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने जो मिल कर के एक कोशिश की है और ताई के समर्थन से यहाँ सारे माहुल प्रकल्पग्रस्त के जितने भी लोग हैं, उनके साथ से कहीं ना कहीं ये सपना साकार हुआ है और आगे भी साकार होगा। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, आज ताई को धन्यवाद देते हुए बताना चाहते हैं कि ताई जैसी भी हालत होगी, हम सब एक होकर के आगे की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सच की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, उन माओं की लड़ाई है जिन्होंने अपने औलाद खोए हैं, उन पिताओं की लड़ाई है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। उन्हें यहाँ से एक सुखी संसार की उम्मीद थी, जो कि माहुल में आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आगे की जो भी हमारी लड़ाई होगी, हम सब मिल कर के लड़ेंगे और माहुल प्रकल्पग्रस्त यहाँ से निकलकर एक अच्छी दुनिया बनाएंगे, एक अच्छा नया जीवन बनाएंगे। धन्यवाद। बोलो। हम यहाँ जब से आए तब से परेशान हैं और लड़ाई लड़ रहे थे यही आस में कि यहाँ से निकलेंगे, अच्छे से रहेंगे। मगर यहाँ आके मैं 2 महीना पहले अपना 23 साल का लड़का खो दी। खाली हल्का से बुखार आया और मेरा लड़का बात करते करते और नींद में सो गया। तभी से मैं बेसहारा हो गई हूँ। मैं कौन से खुशियाँ लेके यहाँ पर रहूँ। यहाँ से हमको जल्द से जल्द निकाला जाए। जो बुढ़ापे का सहारा होता है वही हमसे छीन उठा। अभी आगे और मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। इसके आगे मेरे को बोलने के लिए भी नहीं होता है ज़्यादा। मैं यही आस की थी कि चलो आज नहीं कल घर मिलेगा और जल्दी से जल्दी निकल के यहाँ से जाएंगे। एक परिवार भले नमक रोटी खाएंगे मगर खुशी से रहेंगे। मगर आज की तारीख में मेरे आँख से आंसू नहीं गिरता है, खून की बूंद गिर रही है दिन और रात। रात भर मच्छी के जैसा मैं लौटती हूँ, बिस्तर पर नींद नहीं आती है। मेरे को सब समझाते हैं मगर मैं मेरा काम पर जाता था। लड़का स्कूल छोड़ के मेरे को कमा के ला के खिलाता था, मगर मेरा लड़का 2 महीना पहले ख़त्म हो गया। बात करते करते खाली हल्का से बुखार आया। बस जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं अब क्या लेके जाऊँ, अब क्या लेके यहाँ खुशी मनाऊँ। इसलिए हमको यहाँ से जल्द निकालिए। मेरा 23 साल का लड़का मैं खो दी 2 महीना पहले। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। मेरा आदमी कहाँ से खिलाएगा, क्या करेगा। मेरा सहारा बुढ़ापे का वही था। हम सब यहाँ लड़ाई लड़े ना, हम जरूर यहाँ से। इधर बीपी और लो होती है, हर चीज तकलीफ बहुत।
वो फिक्सन होता है, खुजली होती है शरीर में, पूरा तकलीफ बहुत है। इधर मैं रहने नहीं चाहती है, हम लोग को इधर से निकालो बाहर घर में से। बोलो। हाँ, यहाँ माहौल में जब से हम लोग आए 3 साल में बहुत काफ़ी दुख झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग बीमार हो गए, कितने लोग का डेथ हो गया। अभी इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अभी भी मौतें हो रही हैं, यहाँ बहुत सारे तकलीफ़ है, पानी नहीं है, हाँ आदमी को आने जाने का तकलीफ़ है, बच्चे लोग को कॉलेज नहीं जा पाए कितने लोग, बहुत सारी बीमारी है, बीमारी से बहुत सारे मर गए। हाँ, गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, कुछ करे। नमस्कार, हमारी बात सुनो। हमारी उम्र हो गई 65 साल की उम्र, बाकी इधर आके हमारी बहुत तकलीफ उठा रही। ट्रेन नहीं है इधर, बस कम है, ट्रेन भी नहीं है, किधर जाएंगे, कमाएंगे, क्या करेंगे। हम लोग 3 साल से घर पे बैठे रहे। इधर तोड़े जब से 3 साल से हमने इधर जब से झोपड़पट्टी तोड़े, जब से कि हम घर पे बैठे रहे, कुछ कमाने का चांस है नहीं। बाकी इतना हमारे लिए मेहरबानी करो, हम लोग इधर रह ही नहीं सकते। बाकी का हमको जल्दी से जल्दी इधर से हटा दिया जाएगा। बाकी आप लोग मेहरबानी करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। बाकी हम हाथ जोड़ के कहता हूँ, बाकी हमको काम धंधा बिल्कुल नहीं, हम खाएंगे क्या। मेरी और लड़की है, हमारे एक लड़का है, बस कमा नहीं सकता हूँ, और मेरे बच्चे लोग छोटे छोटे हैं। बाकी आप लोग मेहरबानी करें। इस टॉक्सिक है माहौल का नरक, जो इस तरह की फैक्ट्री में लाके लोगों को पटका है गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ माहौल प्रकल्पग्रस्त और घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन की नेत्री श्री मेधा ताई के साथ एक संघर्ष खड़ा रहा है, जो पिछले 3 साल से ज्यादा दिन हो गए लगातार चल रहा है। मुंबई की पाइपलाइन जो पूरे मुंबई को पानी का सप्लाई करती है, वो खतरे में है। इस गुना पे कोर्ट में किसी ने याचिका दाखिल की और उस याचिका के तहत ये बताया गया कि पाइपलाइन को सुरक्षित करने के लिए पाइपलाइन के इर्द गिर्द बसे सब लोगों को हटाया जाए। लेकिन ये 2009 में ये जजमेंट आया था हाई कोर्ट का। उस जजमेंट में कहीं ये नहीं लिखा था कि इन लोगों को हटाकर माहौल जैसे कचरे के डब्बे में फेंकना है, जहाँ पे लोग रह नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, जी नहीं सकते, जहाँ पे आके रोजगार जाता है, शिक्षा जाती है, बच्चों का आरोग्य भी धोखे में आता है। उसके बावजूद भी सरकार ने उस चीज को अनदेखा किया और गरीबों के लिए ये बड़ी कॉलोनी बनाई, जिसमें 17,500 घर बनाए, जहाँ पे गरीबों को जो आवाज नहीं उठा सकते, जो कमजोर रहते हैं, जो अपनी ही रोज की जिंदगी में घिरे रहते, उनको यहाँ पे लाके फेंकने का प्लान किया। और 2017 में यहाँ पे लोगों को बड़ी तादाद में शिफ्ट किया गया, जबकि 2015 में ही हाई कोर्ट एनजीटी का ऑर्डर है कि माहौल ये जगह रहने लायक नहीं है। 2012 से यहाँ पे लोगों को लाना चालू किया है बीएमसी ने। उम्मीद थी कि 2015 के एनजीटी के ऑर्डर के बाद जिन लोगों को उन्होंने 2012-13 में लाए हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन उस सरकार ने, उस वक्त की जो सरकार थी 2017 में, उस सरकार ने इस एनजीटी के ऑर्डर को अनदेखा कर और लोगों को यहाँ पे लाने का जो काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने बहुत पीड़ा सही है। जैसे आप देखेंगे कि किसी ने अपने परिजन खोए हैं, किसी ने स्वास्थ्य खोया है। यहाँ पे आके कोई आबाद नहीं हुआ है, सब बर्बाद हुए हैं। और इसके खिलाफ हमने जब से आए तब से लड़ाई शुरू की थी। 2017 से ही हमारी लड़ाई शुरू की थी। इसकी बुनियाद जो खड़ी की है वो हमारे नंदू भाई शिंदे है। उसके बाद हम लोगों को इकट्ठा किए, जो पहले से ही हारे थे, सबसे भरोसा उठ चुका था, उन्हें भी जोड़ने में बहुत काफी वक्त गया। वर्मा सर मिले और धीरे धीरे फिर संगठन बन गया। लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए, कोई अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, किसी का साथ रहना चाहिए जो सही मायने में हमें अपना रास्ता बताए। हम मेधा ताई से मिले और मेधा ताई ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। इस बीच हमारी न्यायालयीन प्रक्रिया में हमारी गायत्री सिंह मैडम जो है सीनियर एडवोकेट, और उनके कुछ साथी वकील, इन सबने मिलकर हमें कानूनन भी अधिकार दिलाया कि हमें जीने का अधिकार है।
यहाँ की हालत ऐसी है कि यहाँ पे 70 से 80% लोग बीमारी किसी न किसी बीमारी से है। कुल मिला के महीने में अगर पकड़ा जाए तो 12 से 13 मौतें पूरे कॉलोनी में होती है। ये कोई आम बात नहीं है। कोरोना की मतलब कोरोना में एक मौत हो गई तो उसको गिन के कोरोना कोरोना करके कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के अलावा भी मौतें होती है और वो किस वजह से होती है ये जानने की कभी सरकार ने कोशिश की है? अगर की होती तो शायद आज गरीबों का ये हाल नहीं होता। इस पे ध्यान देना चाहिए और लोगों को यहाँ से जल्द जल्द शिफ्ट करना चाहिए। हाँ, खुशी की बात यह है कि इस सरकार ने जो अभी 2019-20 में जो सरकार आई है उस सरकार ने कुछ हमें 800-850 घर दिए हैं। इसमें से हमारे कुछ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ होने बाकी है, लेकिन 800 या 1000 से ये मामला नहीं सुलझता। यहाँ पे हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को सुरक्षित घर, सुरक्षित पानी और सुरक्षित हवा मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम आग्रही हैं और हम इस राह पे चलते रहेंगे तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। धन्यवाद। नमस्कार। 2017 से माहौल में हम लोग रहने आए थे यहाँ पर, तब लगा नहीं था हम लोग इस मुकाम तक आ जाएंगे। आगे भी कैसे जाना है रास्ता पता नहीं था। शुरुआत की थी अच्छे घर में अच्छे परिवार के साथ रहने के लिए सुविधा मिल जाए, लेकिन बदलते सरकार बदलते हालत को नज़र रखते हुए कुछ ऐसा लगता नहीं था कुछ हो पाएगा। यहाँ पर जैसे रहने आए 15 दिन के बाद पिताजी का डेथ हुआ। कोई दवाखाना नहीं, कोई मेडिकल स्टोर नहीं, कुछ सुविधा नहीं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, तो डेथ हो गया। फिर उसके बाद घर वालों पे ऐसे आपत्ति आई कि वो लोग बीमार रहने लगे, काम धंधे छूटे, बच्चे लोग के पढ़ाई का शिक्षण भी गया। इसकी वजह से हमने केस किया। केस के वजह से आज हम लोग को इतना आगे तक लेके आए हम लोग को। और उसके बाद बदलती सरकार ने आज नए नए घर दिए गोरई में, मलाड में, इस जगह पे। तो इसके बाद अगर हमको अच्छी जगह पर मिल सकती है तो कृपया करके सरकार से निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालें, ताकि हम एक अच्छा परिवार, अच्छा संघर्ष करके निकल सके और आने वाले अगले पीढ़ी में हम लोग किसी को अच्छा घर, स्वास्थ्य और सब कुछ दे सके। जो आज हमारे पास नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे लिए कुछ वरदान होगा। सरकार से यही दरख्वास्त है, कुछ हो तो प्लीज़ हमें कुछ न्याय दे दीजिए और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दीजिए। आप सभी ने माहौल को देखा। माहौल एक ऐसा चीज है जहां एक मटके के अंदर गिलास को डाल दिया जाए तो गिलास बीच में रह जाती है और पूरा पानी भरा हो जाता है। वैसे ही प्रदूषण उनके आसपास के सारे फैला हुआ है और उनकी बिल्डिंग बीच में रहती है। और ऐसे जगह पे माहौल के लोगों का पुनर्वासन और माहौल में लोगों को रखा गया है और बहुत सारा संघर्ष मेधा ताई से लेकर, बिलाल भाई से लेकर, पूजा ताई से लेकर, अनीता ताई से लेकर, रेखा ताई से लेकर सभी ने जमीनी स्तर पर जमीन को पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि पिछले कई महीनों से, करीबन 1.5 साल से उनका संघर्ष घाटकोपर में चल रहा है। वो एक जगह पे जहां उनके पहले से घर थे वहां पे जाकर वो संघर्ष कर रहे हैं। जब तक नहीं उठेंगे, शपथ लिया है कि जब तक उनके घर दोबारा दूसरे जगह नहीं मिल जाए जहां जीने का श्वास लेने के लिए अच्छी स्वास्थ्य के साथ में और स्वास्थ्य के साथ में उनके घर, उनको दोबारा कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे पुनर्वास ना मिल जाए, जब तक वो संघर्ष करने का ठान लिया है। उनके संघर्ष के साथ में हम सब साथ हैं और हम आप लड़ेंगे और जीतेंगे। घर हमारे हक का नहीं किसी के बाप का है, जमीन हमारे हक की है नहीं किसी के बाप की है। जो भी सरकारी जमीन है वो लोगों की जमीन है। लोगों को जो बेसिक सुविधाओं में से जो घर है वो मिलने ही चाहिए। जिंदाबाद रेखा ताई, जिंदाबाद सभी साथियों को, पूजा ताई, सभी साथियों को बोल के मैं इसके साथ एसआरए के प्रश्न के ऊपर जीबीजीबीएस मुंबई से बुलाती हूँ। जिंदाबाद। हम चांदीवली महिंद्रा कॉलोनी के रहवासी यहाँ पे 50 सालों से रह रहे हैं। हमारे पूर्वज यहाँ के खदानों में पत्थर तोड़ने का काम करते थे। यहाँ के लोगों को पानी, बिजली, इन सब की सुविधाएं सन 2000 बाद मिली। उसके पहले यहाँ के लोग आदिवासी लोगों की तरह अपना जीवन बिताते थे। सन 2002 में यहाँ सुमेर बिल्डर आया। उसे यहाँ के खाली जगह पर नेशनल पार्क के बाधित घरों के लिए बिल्डिंग बनानी थी। खाली जगह का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हुए सुमेर बिल्डर यहाँ के रहवासियों के घरों को जबरदस्ती इस एसआरए स्कीम का हिस्सा बना रहा है। सन 2012 में आदरणीय मेधा ताई पाटकर जी के नेतृत्व में हम घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन का हिस्सा बने और आज तक
हम आंदोलन और कानूनी तरीके से अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। यहाँ के स्थानिक रहवासियों के लिए 3310 के अंतर्गत इनका पुनर्वसन होना जरूरी था, जिसके लिए यहाँ के स्थानिक रहवासियों की गृह निर्माण संस्था बनानी जरूरी थी और इसके बाद में यहाँ के लोगों की 70% मेजॉरिटी के बाद बिल्डर चुनना जाना जरूरी था। यहाँ के रहवासियों ने बिल्डर को 70% कंसेंट पुनर्विकास के लिए नहीं दिया है, फिर भी बिल्डर बिना रहवासियों को पूछे ये स्कीम चला रहा है, जो कि असंवैधानिक है। सुमेर बिल्डर यहाँ के रहवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। सुमेर बिल्डर कोर्ट को भी गुमराह करता है। कोर्ट में वो बोलता है कि यहाँ के झोपड़पट्टी वालों को तोड़कर मुझे यहाँ पे नेशनल पार्क के बाधित घरों के लिए पुनर्वसन के घर बांधना है, लेकिन घरों को तोड़ने के बाद सुमेर बिल्डर वहाँ उसी ज़मीन पर कमर्शियल सेल्फ बिल्डिंग बनाने की पूरी तैयारी करता है। हाल ही में सुमेर बिल्डर ने सोमैया कॉरी के कुछ घरों को कोर्ट को गुमराह कर वहाँ के घरों को तोड़ दिया। उसके बाद में अब वहाँ पे सेल्फ बिल्डिंग वो बना रहा है। जिस तरह सुमेर बिल्डर ने कोर्ट को गुमराह कर सोमैया कॉरी के घरों को तोड़ा, फिर आज वहाँ पर सेल्फ बिल्डिंग बना रहा है, उसी तरह उसे महिंद्रा कॉरी में भी घरों को तोड़कर एसआरए के नाम पर घरों को तोड़कर यहाँ पर भी सेल्फ बिल्डिंग बनाना है, जिससे उसका फायदा हो, बहुत सारा वो पैसा कमाए। इसलिए वो सिर्फ एसआरए को इस्तेमाल करके, मतलब कि एसआरए के नाम पर सिर्फ घरों को तोड़ा जाए, उसके बाद में खुद के फायदे के लिए सेल्फ बिल्डिंग बनाया जाए। सिर्फ एसआरए के नाम पर यहाँ पे घरों को सिर्फ उजाड़ने का काम हो रहा है। बिल्डर के इस भ्रष्टाचार स्कीम के खिलाफ हमारे साथ में यहाँ के कोई भी लोग प्रतिनिधि खड़े नहीं हैं, कोई भी हमारा साथ नहीं देना चाहता है, कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ सुमेर बिल्डर के इस भ्रष्ट स्कीम के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि इस सुमेर बिल्डर के इस भ्रष्ट स्कीम के खिलाफ जांच हो और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके बाद हमें इंसाफ दिलाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद। धन्यवाद अयूब भाई। मुंबई बिल्डरों की जागीर में ही मुंबई कष्टकरी मेहनतकश लोगों की है। इस नारे के साथ में आप लोग अपना संघर्ष को जारी रखे हैं। जिंदाबाद आप सभी साथियों को। मैं अगला मोहल्ला सभा प्रयोग व शहरी नियोजन व विकास प्रक्रिया जन भागीदारी सद्भावना संघ मुंबई से आमंत्रित करती हूँ। भारतीय संविधान में 1993 को हुई 74वां संविधान सुधार के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण हेतु केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट मॉडल नगरराज बिल महाराष्ट्र सरकार ने 3 जुलाई 2009 को पारित किया। स्थानिक स्वराज्य सरकार में नागरिकों का सहभाग, सत्ता विकेंद्रीकरण, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, वार्ड के विकास कामों में प्राथमिकता तय करना और प्रशासन पारदर्शक और जवाबदेही करना यह कानून का मुख्य उद्देश्य है। आज मुंबई के 9 महानगर पालिका क्षेत्रों के 22 प्रभागों में एरिया सभा प्रतिनिधियों के चुनाव के माध्यम से एरिया सभा का गठन हुआ है। एडवोकेसी नेटवर्किंग एरिया सभा का ज़मीनी स्तर पर पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात में और अन्य राज्यों में कार्य शुरू है। कोविड के कार्यकाल में भी जहां एरिया सभा का गठन हुआ है, वहां स्थानीय नेतृत्व भी बढ़ा है तथा प्रशासन के साथ काम करने में लोक सहभाग बढ़ा है। लोग नगर सेवक और प्रशासन के साथ आगे आकर स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिसमें से कुछ समिति सदस्यों ने अपना मनोगत व्यक्त किया। मैं सुल्ताना शेख वार्ड 179 एरिया समिति सदस्य हूँ। तो 2012 में सद्भावना संघ से वर्षा साई, श्रुति मैडम, इरशाद भाई हम लोग हमारे वार्ड में आए। उन लोग से मुलाकात हुई तो उनसे पता चलिया कि बीएमसी से और नगर सेवक के साथ से कैसे काम किया जाता है। तो ये कानून उन लोग ने बताया, जानकारी मिली उसके बारे में। एरिया समिति कानून की जानकारी मिली तो हम लोग ने पत्रिका बांटी। तो एक बड़ा जाहिर सभा लिए
तो उसमें नगर सेवक बीएमसी ऑफिसर लोग आए थे। तो उसमें हमारे एरिया में जो भी समस्या है, नाली का, संडास का, लाइट का, पानी का, जो भी है वो सवाल उनके पास रखे हम लोग ने। मी गीताबाई साळवे, आम्ही नगरमध्ये राहतो। आमच्या इथं बुद्ध विहार आहे, तिथं आम्ही एरिया समिती बनवली। तिथं आम्ही 10-15 बायका कमिटीच्या बसलेल्या असतो। तिथं काही एरियामध्ये आमच्या कामं नाहीत, जे काही कामं असतील ते बायका येतात आमच्याकडं, आम्ही बसलेला असतो तिथं। त्या येऊन आपलं काही कामं करायचे आहेत, गटाराचे म्हणा, काय त्यांचे प्रॉब्लेम जे बी आहेत आमच्या इथं ते येऊन ते सांगतात। आम्ही ते पेपर लेटर लिहितो एक आणि नगरसेवककडे घेऊन जातो आणि त्यांच्याकडून आमचे कामं करून घेतो। समता कांबळे, आमच्या इथे एरिया सभा समिती बनली। आमच्या एरियामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा खूप मोठा प्रश्न होता। तर BMC नगरसेवक आणि एरिया सभा समितीतर्फे तो सॉल्व झाला आणि कुठल्याही दलालाला 1 रुपया न देता हा प्रश्न सुटला आमचा पाण्याचा। मैं फातिमा शेख एरिया सभा का चुनाव लड़ी। ये कोरोना के वजह से के लोगों को जो चीज़ की तकलीफ़ थी, तो हम लोग सारी टीम ने मिलके BMC और नगर सेवक के उससे माध्यम से कि हमने लोगों को राशन वगैरह का इंतज़ाम किए, दवाई गोली, और जो बीमार है हम लोगों को दवाखाना तक भी पहुँचा। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैं एरिया सभा समिति का सदस्य हूँ। हमारी एरिया सभा समिति 3-4 मुद्दे पे काम करती है, जैसा हेल्थ, रोजगार, एजुकेशन, राशनिंग। तो मेरे हिस्से में हेल्थ के ऊपर था, तो हम हेल्थ का सर्वे कर रहे थे। हमारी एक डिस्पेंसरी थी, रोज़ सुबह में वहाँ पे लोग बाहर रोड के ऊपर लाइन लगा के खड़े रहते थे, जबकि हमारी यहाँ की आबादी 5000 के ऊपर है और डिस्पेंसरी छोटी है। उसमें दिक्कत इतनी है कि लोग रोड पे खड़े रहते हैं, उनको दवा नहीं मिलती। हमने कई बार कंप्लेंट किया, हमारे नगर सेवक को भी किया। फिर हमने सर्वे किया हमारे एरिया का, कि उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स आई कि अपने इसका पैर के घुटने का प्रॉब्लम, एजेड जो डायबिटीज़ वगैरह ये सब प्रॉब्लम आई। उसका सर्वे करके हम निर्मला निकेतन के स्टूडेंट के साथ मिल के सर्वे किया। तो उसकी रिपोर्ट हमने हमारे कॉर्पोरेटर नगर सेवक सुफियान मनु को दी, जिसमें और उसमें हमने ट्रेनिंग लिया। सद्भावना संघ की तरफ से हमें ट्रेनिंग मिली कि DP प्लान कैसा पढ़ा जाता है, कैसा देखा जाता है, बजट अपने एरिया का कैसा बनाया जाता है, जो कॉर्पोरेटर को फंड्स आता है वो किस तरीके से हमारे एरिया पे उपयोग किया जाए, हमारे एरिया की समस्या को किस तरीके से कॉर्पोरेटर और लोग मिलकर उसको सॉल्व करें। तो वो प्रस्ताव हमने हमारे कॉर्पोरेटर के सामने रखा कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए। तो हमारे कॉर्पोरेटर ने BMC में ये मुद्दा उठाया कि भाई DP प्लान में एक जगह हॉस्पिटल के लिए छोड़ी हुई है, तो उसको उसने प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव पास हुआ। आज हमारे एरिया में 300 करोड़ का एक हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी भी नहीं, एक हॉस्पिटल पास हुआ है। नागरिक, नगर सेवक और BMC ऑफिसर अगर एक साथ आते हैं, मिल के काम करते हैं, तो विकास कार्य में हम काफ़ी मदत मिलेगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लॉ म्हणजेच नगरराज बिल, ज्या माध्यमातून ज्याचं कानून झालेलं आहे, पण त्याचं नोटिफिकेशन अजूनही निघालेलं नाही आहे। या संदर्भात अनेक संस्थांच्या माध्यमातून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु सरकारने ह्याच्यातनं काढता पाय घेतला आणि आपण ह्या कायद्याला, त्या अधिसूचनेला विरोध केला। आमची ही लढाई सुरू आहे, गेल्या सरकारकडून सुद्धा आणि ह्या सरकारकडून सुद्धा अपेक्षा आहे की ही अधिसूचना नक्कीच काढते। धन्यवाद सद्भावना संघ। नगर राज बिल से क्या कर सकते हैं हमको कितनी पावर मिलती है, ये बात पता चली है। मैं अगला वक्ता नगरसेवक म्हणून नगर नियोजन बाबत शक्य असलेला हस्तक्षेप पिंपरी चिंचवड मधून मी आमंत्रित करते। पिंपरी चिंचवड औद्योगिक नगरीमध्ये सन 1984 पासून सार्वजनिक जीवनामध्ये नागरी जीवनातील ज्या अडचणी आहेत, समस्या आहेत, त्याचे निराकरण व्हावे यासाठी एक कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये जाऊन या विभागातील मूलभूत ज्या नागरी समस्या आहेत
वॉटर मीटर गटर, ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम असेल, रस्त्याच्या खड्ड्याचा प्रश्न असेल, विजेचा प्रश्न असेल, या महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाशी असणाऱ्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न मी करत गेलो आणि सन 2007 साली लोकराजनीती मंचच्या माध्यमातून अपक्ष नगरसेवक म्हणून काम करण्याची संधी पिंपरी महानगरपालिकेमध्ये मला प्राप्त झाली. हे काम करत असताना महानगरपालिकेच्या स्तरावरती नागरिकांचा सहभाग घेऊन, नागरिकांशी विचारविनिमय करून, आमच्या विभागातील मुख्य चौकात सभा लावून नागरिकांशी संवाद करून प्रत्येक महानगरपालिकेच्या स्तरावरती होणाऱ्या निर्णयामध्ये लोकसहभाग वाढवणे आणि जनता दरबार, लोकांच्या सहभागातून निर्णय घेणारा नगरसेवक म्हणून संपूर्ण देश पातळीवरती महानगरपालिकेच्या स्तरावरती अशा प्रकारचा काम करणारा नगरसेवक मी ठरलो. या माध्यमातून काम करत असताना पिंपरी महानगरपालिकेच्या सभागृहाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या स्तरावरती या विभागातले रस्त्यांची कामं असतील, ड्रेनेज विभागाची कामं असतील, भूमिगत विद्युतची कामं असतील, सांस्कृतिक भवन उभारण्याचं काम असेल किंवा ESI हॉस्पिटल 15 वर्ष धुळकात पडलेलं होतं, ते सुरू करून या विभागातल्या ESI कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा विषय असेल, ही सर्व कामं नगरसेवक या नात्याने मला करून घेता आली. यामध्ये महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये सभागृहामध्ये प्रत्येक महानगरपालिकेच्या महासभेमध्ये बोलता आलं. पाण्याचे मीटर ज्यावेळी महानगरपालिकेच्या स्तरावरती लावण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी पाणी मीटर आणि त्या संदर्भात नागरिकांना पडणारा भूदंड या संदर्भात महापालिकेच्या स्तरावरती 23 दिवसाचं आंदोलन, अतिशय ऐतिहासिक आंदोलन आम्ही केलं. नवे प्रति 1000 लिटरला 5.5 रुपये प्रति 1000 लिटरला दर महानगरपालिकेने जो ठरवला होता तो प्रति 1000 लिटरला 2.5 रुपये करून घेतला आणि नागरिकांना दिलासा देण्याचं काम केलं. हॉकर्स पॉलिसी ज्यावेळी केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या माध्यमातून आली, ती हॉकर्स करता खूप अतिशय किचकट होती. त्याचे नियम अतिशय अवघड नियम होते. नो हॉकर झोन त्यामध्ये काही डिक्लेअर केले होते. मात्र जोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत नो हॉकर झोन झाले नाही पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका घेऊन त्या ठिकाणी हॉकर्सवरती अन्याय होऊन दिला नाही. महानगरपालिकेच्या स्तरावरती सांस्कृतिक भवन, आमचं जे जिजाऊ सांस्कृतिक भवन आहे, ती जागा BOT तत्वावरती जाणार होती. या संदर्भात वाढ सभा लावण्यात आली आणि संपूर्ण जागेवरती हा प्रकल्प झाला पाहिजे अशा प्रकारचा लोकांचा आग्रह होता. अर्थात त्यामधून आर्थिक लाभ मला प्रचंड झाला असता, मात्र लोकांचा आग्रह, वाढ सभेचा निर्णय, जनता दरबाराचा निर्णय की BOT तत्वावरती न होता महापालिकेच्या माध्यमातूनच हा प्रकल्प संपूर्ण जागेत व्हावा अशा प्रकारचा निर्णय त्या ठिकाणी मी करून घेतला आणि तो ऐतिहासिक निर्णय ठरला. महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये 99.9 इतकी उपस्थिती लावली. पंतप्रधान मनमोहन सिंगांच्या काळामध्ये JNNU अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान अभियानाअंतर्गत घरकुल योजना राबवण्यात आली आणि ते 1.5 लाखात 450 स्क्वेअर फुटाचं घर देण्याचा निर्णय झाला. परंतु महापालिकेच्या स्तरावरती ती योजनाच गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी त्या संदर्भात रस्त्यावर उतरून सभागृहात आंदोलन करून ती योजना पूर्ण करायला लावली आणि त्यामध्ये जी काही 3.5 लाख रुपये किंमत 1.5 लाखाच्या घराची झाली होती ती कमी कशी करता येईल आणि लोकांना दिलासा कसा मिळवून देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही केला. महानगरपालिकेच्या स्तरावरती नागरी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून, नागरवस्ती विभागाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांसाठी अनुदान असतील, वेगवेगळ्या योजना असतील. महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना 80% अधिक गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर योजना, आर्थिक मदतीची योजना, ती योजना असेल.
या सगळ्या गोरगरिबांच्या सर्वसामान्यांच्या योजना लोकांसाठी कशा राबवल्या जातील यासाठी आग्रही भूमिका महापालिकेच्या स्तरावरती, प्रभाग स्तरावरती त्या ठिकाणी राबवून घेण्याचा प्रयत्न केला. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या बजेटमध्ये लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे, त्यांच्या सूचनांचा प्रशासनाने आदर केला पाहिजे, त्याचा समावेश बजेटमध्ये केला पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, यासाठी देखील आग्रही भूमिका घेऊन तशा प्रकारची ती योजना राबवून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि गेली 2007 ते 2012 या कालावधीमध्ये सत्तेत सहभागी होण्याच्या ऑफर आल्या, वेगवेगळ्या पदांच्या ऑफर आल्या. मात्र नागरिकांच्या जनता दरबार आणि वार्डसभेत निर्णय झाला की 5 वर्षे अपक्ष राहायचं आणि जनतेची प्रामाणिकपणे सेवा करायची, भ्रष्टाचार विरहित काम महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून करून घ्यायचं, हे जे काही वचन लोकांना दिलं होतं ते शेवटपर्यंत पाळण्याचा प्रयत्न केला. आणि शेवटपर्यंत एक अपक्ष नगरसेवक म्हणून 5 वर्षे काम पूर्ण केलं. अशा पद्धतीचं कार्यकाल माझा 5 वर्षाचा महानगरपालिकेच्या स्तरावरती गेला. त्याबाबत मी अतिशय समाधानी आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व महापालिका सभा असतील, प्रभाग सभा असतील, त्याला उपस्थित राहणे, सर्व वार्ड स्तरावरचे निर्णय नागरिकांच्या सहभागातूनच घेणे आणि हे सगळं करत असताना कुठल्याही प्रकल्पाला, कुठल्याही प्रोजेक्टला स्वतःच्या नातेवाईकांचं नाव द्यायचं नाही. एवढंच नव्हे तर मला 5 वर्षामध्ये जे काही नगरसेवक म्हणून मानधन मिळलं ते देखील जनचळवळीसाठी वापरायचं, संघर्षासाठी वापरायचं. अशा प्रकारचा कामकाज करणारा महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात मी पहिला नगरसेवक ठरलो, याचा मला निश्चित रास्त अभिमान वाटतो. मारुति दादा, हम आपके कार्य को सलाम करते हैं. हमने देखा है जब मुंबई में संघर्ष रोड पर चलता था तो आप पूना से आते थे, चिंचवड से आते थे हमको संघर्ष के साथ देने के लिए और अपने विचार को बांटने के लिए. एक नगर सेवक ऐसा भी होता है, ऐसा भी काम करना पड़ता है और काम कराया जा सकता है. ये आपसे हमने सीखा है. आपने काफी हमारे संघर्षों में साथ दिया है, इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. मैं अभी मीरा बहन रह चुके थे तो मैं आग्रह करती हूँ कि मीरा बहन आने वाले 3 दिनों तक हमारे साथ में रहे. वो उनके छूट गए मुद्दों को कल या परसों वो अपने हमारे साथ में बांटे. मैं अब छोटी सी हम तो बोलेंगे कार्यक्रम 22 तारीख को हमारा खत्म होने जा रहा है, एनएपीएम राष्ट्रीय अभियान, और उसके साथ साथ कल प्रकल्पग्रस्त और विकास नियोजन ये सत्र होने वाला है. सभी साथी कल भी जुड़े हमारे साथ में, और भी साथियों को जो ये मुद्दों से रिलेटेड है, प्रकल्पग्रस्त आणि विकासाचं नियोजन ह्यांच्या सोबत जे कोणी जोडायचं इच्छुक आहेत त्यांच्या सोबत संपर्क साधून त्यांनाही जोडण्यात यावा अशी विनंती आहे सर्वांना. मैं अभी बड़े आदर से हमारे अध्यक्ष जगदीश दादा को निमंत्रित करती हूँ कि वो इस सत्र का समारोह करे अपने विचारों के साथ और इस अभियान को लेकर उनके विचारों के साथ. मैं जगदीश दादा को आमंत्रित करती हूँ. जिंदाबाद. जिंदाबाद. सबसे पहले तो आज की जो चर्चा में सभी जो कार्यकर्ताओं ने जमीन पर रहकर जो अपना काम शुरू रखा है और वो बातें आज यहाँ पे रखी हैं और सिर्फ तकरार नहीं की है, तो उस पर वो वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं. ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूँ. जिंदाबाद. जिंदाबाद. आज के इस चर्चा में घरेलू कामगार, हॉकर्स, सफाई कामगार, कचरा वेचक, नाका कामगार, पानी समस्या, असुरक्षित बस्तियों की समस्या, एसआरए पुनर्वसन, नगर राज बिल और नगर नियोजन, इस तरह के विविध सवालों को एक साथ लाकर जो शहरी गरीबों की समस्याएं हैं या गहरी गरीबों की जो परिस्थिति है, स्थिति है, वो यहाँ पर रखने का एक लेखा जोखा असलियत में
कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर रखा है। और ये बात कहने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में या पूना में या और भी नागपुर जैसे शहरों में जिस तरह से हमारे ये श्रमिक भाई, कष्टकरी भाई लड़ रहे हैं, बहनें लड़ रही है, उससे उन्होंने जो कानून का जो अस्तित्व है वो भी दिखाया है लोगों को कि कानून में हमारे लिए जो हक है जीने का वो आप नाकार नहीं सकते हैं, और लड़ाइयों को यशस्वी लेवल तक ले जाने का काम उन्होंने किया है। तो उनको एक बार फिर मैं सलाम करना चाहता हूँ। शहर नियोजन पर अपनी बात यहाँ पर जो समाप्त हुई, तो शहरों में रहने वाले लोगों को शहरों के नियोजन के अनुसार असलियत में उनका जो बराबरी का हक है शहरों पे, शहरों की सत्ता, संपत्ति, प्रतिष्ठा, जमीन, पानी, हवा या आरोग्य, इन सभी चीजों पर उस बराबर के हक के लिए जो लड़ाई लड़नी है वो बहुत बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने रखा कि ये तो प्रातिनिधिक स्वरूप में ही बातें आई है, पूरे देश भर में यही हाल है। और जिस तरह से सभी जगह पर कष्टकरी, शोषित, श्रमिक अलग अलग ढंग से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन में तो पूरा चित्र हमारे सामने आ गया कि गरीबों के हित में सरकार कितनी है और कितनी नहीं है। जो मजदूर अपने अपने गांव भूखमरी के कारण या अन्य समस्याओं के कारण अपने गांव में पलायन कर रहे थे, उस समय पर भी लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ना और दुरावस्था सहन करनी पड़ी। लोकशाही राज्य में ये अपेक्षित नहीं है, जबकि हमारी जो लोकशाही है वो लोक कल्याणकारी भूमिका से बनी हुई है। संविधान में हर व्यक्ति को जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, और उस पर ये जो हमारी सरकार आज की है, केंद्र सरकार जो बैठी हुई है, उसने पूरी तरह से पानी फेरने का काम लॉकडाउन में किया और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। और वो अवस्था जो कि यहाँ पे वर्णन की गई, लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के समय घरेलू कामगार से लेके अलग अलग तरह का रोजगार करने वाले लोगों के साथ में जो उनका रोजगार डूबने के कारण जो परिस्थितियां उनके पास निर्माण हुई, उस परिस्थिति की दुरावस्था में भी लोगों ने डट के उसका सामना किया जिद से, और वो अभी भी लड़ रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन में तो अभी भी काम चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि जो लोग घर में बैठ गए, जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, वो तो लॉकडाउन में भी आनंद से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, और कुछ लोग तो पिकनिक के तरह से वो मना रहे थे। लेकिन जिनके घर में एक भी दाना नहीं था खाने के लिए, उनकी अवस्था क्या थी? जैसे कि पानी के प्रश्न पर बोलते हुए हमारी बहन बता रही थी कि पीने का पानी नहीं था। तो ऐसी अवस्था में लोगों ने जो साहस के साथ जो मुकाबला किया है, वो लड़ाई बहुत ही जिद की लड़ाई है, और इस लड़ाई को, संघर्ष को साथ में रखकर हमें आगे चलना पड़ेगा। ये शहर में जो लोग, बड़े लोग रहने वाले हैं, जो ऊंची अट्टालिकाओं में रहते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि शहर पर उनका ही कब्जा है, जो शहर का विकास यानी बड़े लोगों का विकास। लेकिन असलियत में जो लोग गरीब बस्तियों में रह रहे हैं, उनके बिना आपका शहर चल ही नहीं सकता है। जिनके बिना आपका शहर चल नहीं सकता है, उन लोग तो आपको चाहिए सेवा देने के लिए, और जो उन लोगों की जो गरीब बस्तियां हैं वो अनधिकृत है या सरकारी जमीन पर है, उस पे उनको हटाना पड़ेगा, इस तरह की भूमिका लेकर, या उनसे वो हमारी बस्तियों के करीब, हमारी बिल्डिंगों के करीब या हमारी सोसाइटी के करीब नहीं चाहिए, ऐसी भूमिका लेकर उनको झिड़कारने का काम जो लोग कर रहे हैं, वो इन गरीबों के बिना जी भी नहीं सकते हैं, ये भी वास्तव है। और इसीलिए जो आज की जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में जो अभी पिल्लर धारजीना जो डेवलपमेंट बना हुआ है मॉडल, या धनिकों के फेवर का जो डेवलपमेंट मॉडल बना हुआ है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की अभी जरूरत है। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि अगर बड़े शहरों में या छोटे शहरों में जो भी जमीन है, वहां पर लगभग 50% लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं, और उनकी सेवाओं के बिना आपका जीवन चलना दुर्भर है अगर, तो आप उनको शहरों से हकाल नहीं सकते हैं, शहरों से निकाल नहीं सकते हैं। उनका भी वहां के जमीन, हवा, पानी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, मनोरंजन के साधन आदि पर बराबर का हिस्सा है और बराबर का हक है, और वो हम लोग लेके रहेंगे और हमारी लड़ाई जारी रखेंगे।
ऐसा हमको संकल्प करना पड़ेगा। वैसे नगर राज बिल की बात करते हुए जो यहाँ पे बताया गया, तो अभी मुंबई में या कहीं जो कुछ जगहों पर ये सब चर्चा शुरू है, लेकिन हर शहर में, हर मोहल्ले में हम लोगों को जो नगर राज बिल है, हमारे द्वारा निर्णय होना चाहिए। हमारी उपस्थिति में हमारे विभाग में क्या डेवलपमेंट होगा, क्या योजना लाई जाएगी, उसका निर्णय हम लोग खुद लेंगे। इस तरह की भूमिका लेकर नगर राज बिल का हमको समर्थन करते हुए वहां पर अपनी अपनी कमेटियां बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एसआरए और ये जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं एक्चुअली जो खड़ी नीचे फैली हुई जो झोपड़पट्टी है या गरीब बस्ती है, उसको ऊंची, जैसे उभी झोपड़पट्टी हम लोग उसको कहते हैं, तो इस तरह का ये बनाने का इनका षड्यंत्र है। उससे अच्छा सरकारी योजनाएं जो बीएसयूपी की योजना थी, लेकिन वो भी योजनाएं भ्रष्टाचार के कारण अभी दूषित हो गई है और उसमें भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। थाना में 10-10 साल से लोग बीएसयूपी के घर की मांग कर रहे हैं और उनको 10-10 साल से इंतजार कर रहे हैं पुनर्वसन केंद्र में, वहां पे जहाँ पे उनको ट्रांजिट कैंप में उनको बिठाया हुआ है। तो ऐसे हालात में ये सरकार की ये जो भूमिका है, इसके खिलाफ में हमको जंग छेड़ने की जरूरत है। और जैसे हॉकर्स के लिए फेरी वाला धोरण है, या और कामगारों के लिए कामगार कायदे है, या वैसे ही घरेलू कामगारों के लिए जैसे घरेलू कामगार कायदा है, या और जो संबंधित हमारे जो जितने भी घटक हैं आज की चर्चा में, उनके लिए जो कायदे कानून बने हैं, उसके लिए हमें जगह जगह पर उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र हम ले सकते हैं क्या, इसका भी एक नियोजन हम लोग को करना चाहिए। और लोगों को जागरूक करने के लिए उनमें से जमीन पर रहने वाले लोगों को एक कार्यकर्ता के तौर पे खड़ा करने का काम जगह जगह हम करेंगे, तो हमारी लड़ाई हम अधिक शक्ति के साथ लड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए ये जो प्रेजेंटेशन था, ये जो बात हुई है, ये तो एक क्या बोलते हैं प्रातिनिधिक था, लेकिन इस तरह के सभी लोगों को हमको एक व्यासपीठ पर लाने के लिए, जैसे एनएपीएम के माध्यम से ये सब चल रहा है प्रयास देश भर में, अनेक जन आंदोलनों को इकट्ठा करने का काम और चल रहा है कई सालों से, तो वैसे ही बाकी चीजों को भी हमको, बाकी लोगों को भी एक साथ कैसे ला सकते हैं, इसके लिए भी हमको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। और जो बात हम कहने की शुरुआत हमने कर दी है ऑलरेडी, हम पानी का हक के लिए हम बोलते हैं, झोपड़ पर हमारी घर के लिए हम बोलते हैं, या हमारे रोजगार के लिए हम बोलते हैं, हमारे जो सवाल है उसके लिए हम बोलते हैं, वो बोलना हमें शुरू रखना पड़ेगा। किसी भी तरह से हमको दबाने का प्रयास करेंगे तो भी हम बोलते रहेंगे और बोलते रहेंगे, ऐसी बात लेकर हमको आगे चलना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो अभी 22 तारीख तक जो हमारे अलग अलग विषयों पर इसमें चर्चा है और सभी क्षेत्रों को इसमें कवर करने का प्रयास किया है एनएपीएम द्वारा, उन सभी को लेकर हम लोग 26 नवंबर को जो एक कामगार संगठनों का एक बड़ा आंदोलन है और उसके साथ में किसानों का भी आंदोलन है 26-27, इस आंदोलन में भी बड़ी ताकत के साथ हम लोग अपने अपनी जगह पर उसमें सहभागी होने का काम करें, ऐसा एक विनम्र आह्वान मैं सभी लोगों को करना चाहता हूं। और आज की चर्चा मेरे लिए तो बहुत ही प्रशिक्षण रही है, ये सभी लोगों को कि जो जो क्या हो रहा है हमारे आसपास में, उस सभी को जानने के लिए हम इन सभी घटकों को कभी तो भी एक व्यासपीठ लाकर अब इस तरह का हम एकजुट लाने का काम हम लोग करेंगे। जिंदाबाद। मुझे लगता है मैं अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, बहुत सारे हमारे साथियों ने जो बातें की है, उन सभी लड़ाई में हम एक दूसरे के साथ शरीक रहेंगे, इसी का वादा करते हुए सभी को जिंदाबाद। मैं मेरा यहाँ पर वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ और इतना ही कहूंगा कि जंगल, जमीन, हवा, आरोग्य, शिक्षण, सब ये जो भी है वो हमारे लिए भी है और उच्च जो प्रभु लोग हैं उनके लिए भी है, लेकिन हमारा समान अधिकार है। आप शिक्षण का बाजारीकरण करेंगे तो भी नहीं चलेगा और जमीन का बाजारीकरण करेंगे तो भी नहीं चलेगा। हम सबके साथ में हमारी बात कहने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है, लड़ेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद।